अध्याय 141 समन तत्व के साथ परीक्षा देना। समय तेजी से बीत गया। जब आप व्यस्त होते हैं तो समय आमतौर पर पलक झपकते ही बीत जाता है। मो फैन के नजरिए से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दशकों तक खेती की हो। इस तरह की सूखी और नीरस खेती से समय और भी लंबा लग रहा था, तेज नहीं। वुजिया उपन्यासों में जो भी बरसों तक साधना करने की बात कही गई थी, वह सब सरासर झूठ था। अब वह खुद इसका अनुभव कर चुका था और ऊबकर बेहाल हो चुका था। कई बार ऐसा हुआ कि वह बस बाहर जाकर खुद को मुक्त करना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। इस बार आंखें बंद करके मो फैन को ज्ञान के विशाल सागर और असीम जादू का पूरा अनुभव करने का मौका मिला। बहरहाल, ये दोनों ही साधना के लंबे और धीमे रास्ते का हिस्सा थे। यदि आपके पास इच्छाशक्ति नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह से मो फैन ने इस पूरे वर्ष में कड़वाहट से खेती की थी। यहाँ आओ और एक ड्रमस्टिक खाओ। कल तुम्हारे लिए दोबारा परीक्षा देने का शानदार मौका है। तुम्हें किसी अच्छे मैजिक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना ही है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारे जन्मजात दोहरे तत्व के कारण कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तुम्हें भर्ती करना चाहेंगे, मो जियाक्सिंग ने कुछ लाजवाब व्यंजन बनाते हुए कहा। मो फैन ने अपने पिता से कहा, मैं उन्हें अपने जन्मजात दोहरे तत्व के बारे में बताने की योजना नहीं बना रहा हूं। सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद मो फैन ने फैसला किया कि वह शांत रहना चाहता है। डोन फैन परिवार के 4 लोगों की इतनी आसानी से मौत मो फैन के जहन में अभी भी ताज़ा थी। इससे मो फैन को एहसास हुआ कि मजबूत नींव का मतलब यह नहीं कि आप अजेय स्थिति में हैं, कुछ तुरुप के पत्ते होने पर भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसके अलावा वर्तमान अग्नि और बिजली तत्वों की साधना के लिए उसे मूलतः उनके तारा एटलस को अपने अंदर खींचने के लिए प्रयास करना पड़ता था। ये विद्यालय उसकी मदद करने में सक्षम नहीं थे। तो फिर आप परीक्षा के लिए क्या उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? मो जियाक्सिंग ने उलझन में कहा। आह्वान तत्व। तुमने सम्मन तत्व कब जगाया? मो जियाक्सिंग ने अचंभित होकर पूछा। शिनिक्सिया आश्चर्य से पलकें झपकाते हुए मो फैन को देख रही थी। मो फैन ने पल इंस्टीट्यूट की परीक्षा देने की योजना बनाई थी। हालांकि वह केवल एक ही तत्व का उपयोग करने वाला था और उसने समनिंग तत्व को चुना। अगर मो फैन को सही याद है तो अपने स्टारडस्ट को तीसरे लेवल तक बढ़ा पाना आपको काफी बेहतरीन बना देगा। म्यू झुओयुन ने तो उस कुतिया युआन के लिए खास तौर पर एक बड़ी दावत का इंतजाम भी किया था। हालांकि उसने वास्तव में कभी भी सम्मन तत्व का कोई मंत्र इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उसने पल इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ढूंढ ली थी। अगर वह परीक्षक को बता देता कि सम्मन तत्व उसका पहला मंत्र है और यह भी दिखा देता कि वह सचमुच उसके तीसरे स्तर तक पहुंच गया है, तो वे उसे भर्ती करने के लिए एक अपवाद बना देते। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो यह उसके ग्रेड के साथ साथ अल्पसंख्यक तत्वों में से एक होने के कारण ही होगा जो उसे भर्ती करवाएगा। पहली जागृति में किसी आह्वान तत्व के जागृत होने की संभावना बिजली तत्व की तुलना में बहुत कम थी। इसलिए वे अल्पसंख्यक थे, ऐसे लोग लगभग न के बराबर थे। 1000 लोगों में एक लाइटनिंग एलिमेंट होगा, लेकिन इस देश में परीक्षा देने वाले लाखों छात्र थे। पल इंस्टीट्यूट की देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय होने की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता के साथ लाइटनिंग एलिमेंट उनके मानकों के हिसाब से बस औसत ही था। पूरे देश में वे 1000 या 10,000 में से किसी एक को चुन सकते थे। पल इंस्टीट्यूट ने विशिष्ट तत्वों पर अधिक ध्यान दिया, जैसे काला जादू का अभिशाप तत्व, आयामी जादू का शून्य तत्व और सम्मन तत्व। मूल रूप से मो फैन ने परीक्षा देने के लिए शैडो एलिमेंट का उपयोग करने की योजना बनाई थी, जिसमें वह अधिक कुशल था। हालांकि पल इंस्टीट्यूट का स्तर बहुत ऊंचा था। अगर वह शैडो एलिमेंट के प्राथमिक मंत्र इवेडिंग शैडो के तीसरे स्तर तक भी पहुंच जाता तो भी उसे जगह मिलना तय नहीं था। मैजिक हाई परीक्षाएं एक विशाल लहर की तरह थीं। पूरे देश में अनगिनत अद्भुत प्रतिभाएं, मजबूत पृष्ठभूमि वाले और मेहनती जादूगर मौजूद थे। अपनी साधना और मंत्रों का प्रदर्शन ही परीक्षाओं का मूल उद्देश्य था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी परीक्षकों को प्रभावित करने के लिए अपनी असाधारण कुशलता का प्रदर्शन करना। मो फैन में असाधारण कौशल की कमी नहीं थी, तो फिर उसने अपने पास मौजूद सभी कौशलों में से परीक्षा के लिए समनिंग एलिमेंट का उपयोग क्यों चुना? पहला, ताकि वह यूनिवर्सिटी नाम के विशाल और चमकदार मंच पर अपनी धाक जमा सके। दूसरा, मो जियाक्सिंग और शिनिक्सिया को दिया गया उसका जवाब था, चूंकि समनिंग एलिमेंट मुझे पल इंस्टीट्यूट में ज्यादा तवज्जो दिलाएगा, तो फिर मैं अलग तरीके से परीक्षा देने के लिए ज्यादा मेहनत क्यों करूं? दूसरों के लिए मैजिक हाई परीक्षाएं उनके जीवन की मुख्य घटनाएं थीं। मो फैन के लिए वे बस एक पड़ाव थे। मो फैन ने नियमित परीक्षा का रास्ता नहीं अपनाया।
बल्कि उन्होंने इंटरव्यू परीक्षा देने का फैसला किया। ये कुछ ऐसा था जो उनकी पुरानी दुनिया में भी होता था। साक्षात्कार पर्ल इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ। मो फैन पहले ही अपनी समनिंग एलिमेंट की क्षमताएं प्रदर्शित कर चुका था। 5 परीक्षकों ने जादुई ज्ञान से संबंधित कुछ गहन प्रश्न पूछे, जिसके बाद उन्होंने मो फैन को उसकी स्टारडस्ट की शक्ति देखने के लिए परीक्षा देने की अनुमति दे दी। ये हमारी सीधी भर्ती के लिए सबसे कम मानदंड माना जाता है। हालांकि आज तक आपने कभी भी समन मंत्र का प्रयोग नहीं किया है, इससे हमारा निर्णय थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि समन तत्व को ऐसा कहा जाता है जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें सबसे मुश्किल हिस्सा समन किए गए जानवर को नियंत्रित करना है। मोटे चश्मे वाले जादू के प्रोफेसर ने ध्यान से मो फैन का जायजा लिया। समनिंग एलिमेंट के उपयोगकर्ताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि वे इस छात्र को स्वीकार करेंगे या नहीं। हालांकि उसकी नींव मजबूत थी, लेकिन उसके पास कोई और क्षेत्र नहीं था जो उसे आगे ले जा सके। उसके लिए इतने कम समय में इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंचना संभव नहीं था। हालांकि उनके पर्ल इंस्टीट्यूट में आवेदन करने वाले समनिंग के छात्रों की संख्या काफी अच्छी थी। वे यह नहीं दिखाना चाहते थे कि वे छात्रावास में जगह नहीं भर पा रहे हैं। निर्देशक लू, उनकी नज़र एक उत्कृष्ट पृथ्वी तत्व जादूगर पर है। पृथ्वी तरंग का उनका प्रयोग अद्भुत रचनात्मकता दर्शाता है। यह एक परीक्षण जानवर को फंसाने वाले क्विकसेंट जैसा प्रभाव पैदा करने में सक्षम था, टाई पहने पुरुष परीक्षक ने कहा। ऐसी स्थिति में हम दोनों में से केवल एक को ही स्वीकार कर सकते हैं, चश्मे वाले बूढ़े प्रोफेसर ने कहा। हाँ, ऐसे में छात्र मो फैन, चूंकि आप समन तत्व के साथ तारों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, इसलिए हम आपके पहले समन पर विचार करेंगे। हम आपको किस प्रकार के प्राणी को बुलाते हैं उसके आधार पर ही चयन करेंगे। मो फैन ने इसके बारे में सोचा और उन्हें लगा कि यह उचित ही है। बात सिर्फ इतनी है कि उसने कभी भी सम्मन तत्व के प्राथमिक मंत्र आयामी सम्मन का प्रयास नहीं किया था। हम तुम्हें तैयारी के लिए 1 हफ्ते का समय देंगे। अब से 1 हफ्ते बाद जब तुम प्रशिक्षण मैदान में आओगे तो हम समनिंग एलिमेंट के प्रोफेसर को तुम्हारा मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित करेंगे। हाँ, चूंकि यह तुम्हारा पहला समनिंग होगा, इसलिए हम तुम्हें इसमें मदद के लिए कुछ औजारों का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इस तरह जिस प्राणी को तुम बुलाओगे वह कुछ ज्यादा ही मजबूत होगा। अगर तुम अपनी मदद के लिए किसी औजार का इस्तेमाल करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बूढ़े प्रोफेसर ने उसे प्यार से याद दिलाया। ठीक है, धन्यवाद अध्यापकगण। साक्षात्कार कक्ष से बाहर निकलने के बाद मो फैन के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। सच कहूं तो आह्वान तत्व के औजारों से जुड़ी बात को उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। पिछले 1 साल से उसने अपना पूरा ध्यान अपनी साधना के मूल सिद्धांतों पर केंद्रित कर रखा था। यदि पुराने प्रोफेसर ने उसे यह याद नहीं दिलाया होता कि अपने पहले समन के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करना सबसे अच्छा होता, तो संभवतः उसने लापरवाही से समन किया होता। मो फैन ने इस प्रक्रिया का कुछ कठिन परिचय देखा था। समन तत्व का मुख्य मंत्र आयामी समन सभी मंत्रों में सबसे अधिक परिवर्तनशील था। इसके अलावा यह मुख्यतः भाग्य पर निर्भर करता था। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राणी को बुला सकते हैं। उसकी युद्ध क्षमता बिजली तत्व से भी ज्यादा शक्तिशाली होगी। यदि आपकी किस्मत खराब थी तो आपको एक विक्षिप्त प्राणी को बुलाना पड़ सकता है। वह आपके द्वारा पाले गए कुत्ते जितना भी डरावना नहीं होगा। संयोग से इस बार उसका समन उसकी यूनिवर्सिटी की परीक्षा थी। मो फैन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसके अलावा उसे निश्चित रूप से सहायता के लिए उपकरण ढूंढने होंगे। डोनफेंग ओरिएंटल पर्ल टॉवर के भीतर देश भर से विभिन्न तत्वों के साथ जादूगर थे। वहां इस तरह की चीज बेचने वाला कोई होना चाहिए। ब्री सुश्री टैंग्यू, क्या आप समनिंग तत्व के बारे में कुछ जानते हैं? मुझे थोड़ा सा पता है। वाह, मैं पर्ल इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए समनिंग एलिमेंट का उपयोग करने की योजना बना रहा हूं। संयोग से बाजार में डायमेंशनल मैजिक से संबंधित पुस्तकें बहुत कम हैं, इसलिए मैंने अपनी सबसे प्रिय सुश्री तांग्यू से पूछने का फैसला किया, मो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी कारण से तांग्यू को लगा कि मो फैन के स्वर में कुछ दुर्भावनापूर्ण इरादे प्रदर्शित हो रहे थे। हालांकि यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। तांग्यू इस बात से ज्यादा हैरान थी कि मो फैन ने सम्मन तत्व को जागृत कर दिया था। तुम कहाँ हो? तांग्यू ने सीधे पूछा। भूल जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगा, कैसा रहेगा? मो फैन ने भी बहुत सीधे तौर पर कहा। ठीक है, शिहू के पास आओ।
वह रेलवे स्टेशन के अपेक्षाकृत नजदीक रहता था, इसलिए मो फैन जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया और एक बार फिर होंगजो की ओर चल पड़ा। हालांकि शिहू की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठे बैठे मो फैन खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। अगर वह एक सही बुलाए गए जानवर को सफलतापूर्वक बुला पाया और उसे नियंत्रित कर पाया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे एक मुफ्त लिमोजीन मिल जाएगी? तो क्या हुआ अगर किसी आदमी की सबसे प्यारी चीज BMW, ऑडी या लैंड रोवर हो? अगर आप बैंस भी चलाते तो भी वह शक्ति से लबरेज एक समन बीस्ट की बेरोकटोक आजादी के बराबर नहीं होती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मो फैन आखिरकार उस जगह पहुंच गया जो तांग्यू ने उसे बताई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां बेहतरीन अपार्टमेंट में आप अपनी खिड़की से पूरा शिहू देख सकते थे। ऐसा अपार्टमेंट जिसके आसपास चमकीले खिले हुए फूल हों। उसकी तुलना अपने वीरान इलाके से कर रहा हूं। उफ, गरीबी एक ऐसी समस्या है जो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने के बाद मुझे नौकरी ढूंढनी चाहिए। अल्पविराम। कमरे के अंदर तांग्यू आईने में देख रही थी। वह सोच रही थी कि चटक लाल रंग की लिपस्टिक लगाए या पानी जैसी मुलायम लिपस्टिक। हल्का मेकअप करना तो आम बात थी, लेकिन अचानक उसके मन में टैक्सी में बैठकर उसे एक दिलकश चुंबन देने का ख्याल आया। इससे उसके होंठ भींच लिए और उसके चेहरे पर लाली छा गई। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने तो पहले ही तय कर लिया है कि इस आदमी से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। हालांकि यह मामला वास्तव में 1 साल पहले का है। मो फैन से दोबारा मिलने पर उसके गाल सचमुच लाल हो गए। छोड़ो भी, जब दूसरे लोग अपने पिछले बॉयफ्रेंड से मिलते हैं तो बड़े उदार होते हैं। मेरे जैसे वयस्क के लिए इस तरह की बातें तो बस छोटी सी बात होनी चाहिए। संयोग से वह अपने अपार्टमेंट में बंद थी और लंबे समय से साधना कर रही थी। अगर कोई मेरे साथ शिहू में टहलता तो कोई बुरी बात नहीं होती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मो फैन नीचे धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसने मिस तांग्यू को अपनी खूबसूरत काया के साथ अपनी ओर आते देखा। उसकी बेबाक खूबसूरती ने एक बार फिर उसके दिल में हलचल मचा दी। उसने उसे 1 साल से नहीं देखा था, लेकिन वह अब भी उतनी ही खूबसूरत थी। तस्क तस्क, अगर हाई स्कूल में मेरे उन सहपाठियों को पता चल जाता कि सुश्री तांग्यू और मैं एक दूसरे के इतने करीब हैं, तो वे निश्चित रूप से ईर्ष्या से मर जाते। चलो टहलते हैं। समन तत्व से जुड़ी बातें थोड़ी जटिल हैं, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगा, तांग्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मो फैन को एहसास हुआ कि तांग्यू का मूड अच्छा था, हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों। परिपक्व महिलाओं का स्वाद अच्छा होता है, मानो वे विशेषज्ञ हों। अगर लड़कियां बहुत मासूम होती तो यह उबाऊ होता। ठीक है, ऐसा हुआ कि मैंने होंगजो के आसपास कभी नहीं देखा। मो फैन ने तुरंत सहमति व्यक्त की। मो फैन एक गरीब परिवार का बच्चा था। 18 साल की उम्र से पहले वह कहीं नहीं गया था। वे शिहू नदी के किनारे टहल रहे थे। यहाँ हर वर्ग के बहुत से लोग सैर पर निकले थे। गर्मी की छुट्टियां होने के कारण कई लोग अपने बच्चों को भी साथ लेकर घूमने आए थे। दूसरे किनारे पर रोता हुआ विलो पेड़ नदी में प्रतिबिंबित हो रहा था। दृश्य किसी चित्र की तरह सुंदर लग रहा था। सुश्री तांग्यू के कदम कमल जैसे थे, उनकी आकृति किसी नाजुक विलो पेड़ जैसी। प्रसिद्ध ब्रोकन ब्रिज की सैर कर रही खूबसूरत लड़कियां उस जगह से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। वे खुशी से नज़ारे को देख रही थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे ही उस नज़ारे का सबसे खूबसूरत हिस्सा थीं। सुश्री तांग्यू का फिगर खास तौर पर लाजवाब था। बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, जिससे मो फैन खुद पर अपेक्षाकृत प्रसन्न महसूस कर रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि सब लोग सिर्फ इंसान थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि उनकी प्रशंसा और ईर्ष्या उसे बेहद श्रेष्ठ महसूस करा रही थी। दोनों ने सबसे जरूरी विषय पर तुरंत चर्चा नहीं की। उन्होंने हाल की स्थिति पर थोड़ी बातचीत की और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के बाद अंततः वे समन तत्व के विषय पर आ गए। समन तत्व संभवतः सभी विभिन्न जादुओं में सबसे अस्थिर तत्व है। यदि आप इसका सही उपयोग कर पाते हैं तो आप अपने क्षेत्र में अजेय होंगे। यदि आप इसका उपयोग नहीं कर सकते तो आप उस आम आदमी की तरह हैं जो अपने कुत्ते को सैर कराने ले जा रहा है, सुश्री तांग्यू ने उसे बताया। मो फैन ने सिर हिलाया। ये वही बात थी जो पुराने प्रोफेसर ने पहले कही थी। इसके बारे में सोचने पर यह बात बिल्कुल सही लगी। युद्ध कौशल के लिहाज से एक प्राथमिक जादूगर और एक मिनियन स्तर के जादुई जानवर के बीच यह स्वाभाविक था कि एक मिनियन स्तर का जादुई जानवर ज्यादा मजबूत होगा। एक प्राथमिक जादूगर को उस स्तर के जादुई जानवर को मारने के लिए एक दस्ता बनाना होगा। जहां तक समनर्स की बात है, अगर वे किसी ऐसे प्राणी को बुला पाते जिसकी युद्ध क्षमता जादुई जानवरों के बराबर होती,
तो इसका मतलब होता कि उनकी युद्ध क्षमता प्राथमिक जादूगरों के एक दस्ते के बराबर होती। ये निश्चित रूप से बिजली तत्व से भी ज्यादा भयानक था। डायमेंशनल समन एक ऐसा मंत्र है जो अज्ञात कारकों से भरा है। एक बार जब आप डायमेंशनल समन का उपयोग कर लेते हैं तो आपका इरादा एक ऐसे विमान में प्रवेश करेगा जो हमारी दुनिया से संबंधित नहीं है, जिसे समन बीस्ट प्लेन कहा जाता है। उस स्थान पर आपका इरादा तेजी से समन बीस्ट प्लेन में विचरण करेगा। इसके अलावा ये सबसे नजदीकी प्राणी की खोज करेगा। सुश्री तांग्यू ने समझाना जारी रखा। एक अलग विमान में प्रवेश करें। मो फैन को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। इस दुनिया में एक से ज्यादा विमान हैं। मैंने कुछ पुराने अंतरिक्ष तत्व जादूगरों से भी सुना है कि हमारे विमान के समानांतर कई रहस्यमय विमान हैं। एक निश्चित समय पर ये विमान एक सीड में आ जाते हैं। तुम्हें ये बताना बेकार है। सबसे जरूरी बात यह है कि समनिंग बीस्ट विमान एक ऐसा विमान है जिससे हम इंसान ज्यादा परिचित हैं। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो समन किया गया विमान हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है। तांग्यू ने मो फैन को इस विषय पर समझाना जारी रखा। हालांकि मो फैन का दिमाग चकरा गया था। आखिरकार उन्हें एक अलग ही स्तर का इंसान माना जाता था। जब आपका इरादा समन प्लेन में भटक रहा होता है तो आपके सामने आने वाले समन किए गए जीव बिल्कुल अलग होंगे। और यही कारण है कि समन तत्व सबसे अस्थिर तत्व है। जब आप अपना पहला समन करते हैं तो ये जानने का कोई तरीका नहीं होता कि आप किस तरह का समन करेंगे, सुश्री तांग्यू ने कहा। मैं समझ गया। तो डायमेंशनल समन वैसा ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर चिड़ियाघर में जाना जहां आप बेतरतीब ढंग से कुछ उठाते हैं। तो क्या किसी चूहे को पकड़ना जो अंततः शेर बन जाता है भी संभव है? मो फैन ने पूछा। सुश्री तांग्यू ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये सही है। ये दिलचस्प है। मो फैन इसे देखने के लिए उत्सुक थे। समन तत्व के मंत्र चर अन्य जादुई तत्वों से बहुत अलग थे। हालांकि यह मो फैन को पसंद आया। जादुई तत्व में इस तरह से गहराई से जाना इसे और भी दिलचस्प बना देगा। सुश्री तांग्यू ने कहा, अपने मध्यवर्ती जादूगर के इरादे से आप अपेक्षाकृत मजबूत बुलाए गए जानवर को खोजने में सक्षम होंगे। तो यह आपके इरादे की ताकत पर निर्भर करता है। यदि आप समनिंग एलिमेंट के प्राथमिक मंत्र डायमेंशनल समन का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम हैं, तो यह संभवतः एडवांस्ड मैजिक से भी अधिक आश्चर्यजनक हो सकता है। समनिंग तत्व की विषय वस्तु ऐसी नहीं थी जिसे कुछ दिनों में समझाया जा सके। मो फैन को अजीब तरह से एहसास हुआ कि सुश्री तांग्यू धीरे धीरे उसे एकांत, उदास जंगल में ले जा रही थी। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग कम होते जा रहे थे और शाम के अंधेरे में तांग्यू का सुडौल, कामुक शरीर। क्या ऐसा हो सकता है कि टैक्सी में जो हुआ वह उसकी इच्छाओं को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं था? क्या इस धुंधले जंगल में कुछ और भी हो रहा है? ठीक है, यहाँ कोई नहीं है, सुश्री तांग्यू ने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद कहा। मो फैन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ऐसा नहीं हो सकता, ये सचमुच हो रहा है। मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन मुझे इस तरह की बेबाकी पसंद है। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें डायमेंशनल समन का उपयोग करने के लिए यहाँ लाया हूँ। तांग्यूए ने बुरे मूड में मो फैन से कहा। ओह ओह, मो फैन अजीब तरह से मुस्कुराए। ऐसा लगता है जैसे वह डर गई थी कि जिस चीज को वह बुलाएगा वह अन्य लोगों को डराएगी। समनिंग बीस्ट, सच कहूं तो यह एक जादुई जानवर था जिसे इंसान नियंत्रित कर सकते थे। जब आम लोग जादुई जानवरों को देखते तो उनकी पैंट गीली हो जाती। तांग्यू को नहीं लगता था कि जादू पहली ही कोशिश में जादुई जानवर को काबू में कर पाएगा। इसलिए वह उसे ऐसी जगह ले गई जहां कोई इंसान न हो ताकि मो फैन उसे काबू न कर पाए। मो फैन को 1 हफ्ते का समय दिया गया था। इस 1 हफ्ते के दौरान मो फैन सुश्री तांग्यू से मार्गदर्शन मांगता रहा। संयोगवश इस दौरान तांग्यू उपलब्ध थी, इसलिए उसने मो फैन को होन्जो में टहलने के दौरान अपने साथ रहने दिया। उसने मो फैन को बताया कि होन्जो आने के बाद वह शहर में बिल्कुल भी नहीं घूमती। एक तरफ तांग्यू मो फैन को जादू और युद्ध का ज्ञान दे रही थी, दूसरी तरफ वह उसे खरीदारी, दर्शनीय स्थलों की सैर और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए अपने साथ ले जा रही थी। इस समय मो फैन इस बात से खुश था कि वह होन्जो के अपेक्षाकृत नजदीक एक जिले में रहता था, वरना उसे ऐसा मौका कभी नहीं मिलता जहां वह उसके साथ इतनी आत्मीयता से घूम पाता। इस सप्ताह के दौरान तांग्यू ने न केवल मो फैन को सम्मन तत्व के बारे में जानकारी दी, बल्कि उसने उसे अग्नि और छाया तत्वों की खेती करने का अपना ज्ञान भी प्रदान किया। इस बपतिस्मा से गुजरने के बाद मो फैन को आखिरकार समझ आया कि गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान प्रदान करने का क्या मतलब होता है।
पहले की व्यावहारिक कक्षाओं में तांग्यू भी बिना कुछ छिपाए व्याख्यान देती थी। हालांकि वह आखिरकार एक स्कूल था, वहां कई ऐसी बातें थीं जो उस स्तर के जादू के छात्रों को बताना अनुचित था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुझे जाना होगा, मुझे आपकी बहुत याद आएगी सुश्री तांग्यू। मो फैन ने अपने हाथ हिलाए क्योंकि वह तांग्यू की ओर देख नहीं पा रहा था। विश्वविद्यालय में सावधान रहना, तांग्यू ने उससे बार बार कहा। सावधान, क्या मतलब है तुम्हारा? मो फैन ने उलझन में पढ़ते हुए पूछा। विश्वविद्यालय और मैजिक हाई स्कूल बिल्कुल अलग हैं। विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धा बेहद क्रूर है, कई लोग अपने कबीले और पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करके कुछ संसाधन हासिल कर लेते हैं। विश्वविद्यालय अपने आप में देश भर की प्रमुख शक्तियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी इस पर आंखें मूंद लेते हैं। तांग्यू ने मो फैन से ईमानदारी से कहा। तांग्यू के अनुसार मो फैन एक होशियार इंसान था जो इस समाज में टिके रहना जानता था। हालांकि उसने ये भी देखा कि वह असल में एक उतावला इंसान था और उसे चिंता थी कि मो फैन अपने विश्वविद्यालय के संघर्षों में गिर जाएगा। सच कहूं तो मो फैन एक आम परिवार से थे। वे उन जादूगरों से बिल्कुल अलग थे जिनके पास अपने परिवार की दौलत थी या कोई बड़ी पृष्ठभूमि थी। एक जादूगर के विकास का रास्ता असल में पैसे और संसाधनों की बर्बादी था। मो फैन, जिसे विश्वविद्यालय में खुद को स्थापित करने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ा, के लिए यह बेहद मुश्किल समय था। भले ही मो फैन ने इंटरमीडिएट स्तर हासिल कर लिया हो, फिर भी विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट स्तर के जादूगरों को सर्वोच्च स्तर का नहीं माना जा सकता। पर्ल इंस्टीट्यूट जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अनगिनत राक्षस थे। मो फैन जानता था कि सुश्री तांग्यू उसका लिहाज कर रही थीं, और उसने धीरे से सिर हिलाया। सुश्री तांग्यू, चिंता मत करो, मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा। तांग्यू ने उसकी सलाह सुनते हुए उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मैं तुमसे यह नहीं कह रही कि दूसरों द्वारा तंग किए जाने पर अपना गुस्सा दबा लो। अगर कोई परिवार कुछ ज्यादा ही करता है तो तुम आकर मुझसे मिल सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मो फैन को अपने अंदर एक गर्माहट का बुलबुला फूटता हुआ महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने केवल सतही तौर पर सिर हिलाया, मो फैन वास्तव में कुछ और सोच रहे थे। यदि विश्वविद्यालय में कुछ लोग उसे परेशान कर दें और वह रोते हुए अपने सबसे प्रिय शिक्षक को ढूंढने निकल पड़े, तो वह वास्तव में एक छोटा सा बदमाश होगा। मुझे एक जिम्मेदार इंसान बनना है। मैं किसी और की छत्रछाया में कैसे छिप सकता हूं? इसके अलावा मो फैन को यह भी साफ पता था कि वह सुश्री तांग्यू का न तो रिश्तेदार है और न ही दोस्त। मो फैन पहले से ही बेहद भावुक था कि तांग्यू उसे एक जादूगर के रूप में आगे बढ़ने के रास्ते में बिना किसी रोक टोक के इतना ज्ञान दे रही है। बाकी सब कुछ अभी भी ऐसा था जिसमें उसे स्वयं पर ही निर्भर रहना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पर्ल यूनिवर्सिटी। एक अधिक वजन वाला युवक काले रंग की मर्सिडीज बेंज से बाहर निकला। मोटे आदमी ने आसपास देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। कितना झंझट है, उन्हें तो फैसला लेने के लिए अभी एक हफ्ता और चाहिए था। जियाओ सोंग, आखिरकार ये शंघाई का पर्ल इंस्टीट्यूट है। यहाँ काबिल लोग कम नहीं है, और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है वो असल में एक समनिंग एलिमेंटल स्टूडेंट है। ऐसे लोग तो बहुत कम ही मिलते हैं। वर्दीधारी ड्राइवर भी बाहर आया, उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। बूढ़े ली, क्या आपको सचमुच लगता है कि समन तत्व कुछ असाधारण है? लुओ सोंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये वास्तव में आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है, ओर्ली नामक बटलर ने खुशामद की। चलो, मैं देखना चाहता हूं कि इस बच्चे में कितनी क्षमता है। इसमें इस युवा गुरु से मुकाबला करने की हिम्मत है। लुओ सोंग सीधे निर्धारित अभ्यास मैदान की ओर बढ़ा। बटलर ओर्ली जल्दी से उसके पीछे पीछे चला गया। जियाओ सोंग, अगर वे तुम्हें स्वीकार नहीं करते तो चलो इंपीरियल चलते हैं। आखिरकार हमारी नींव वही है। मैं नहीं चाहता, मैं उन लोगों को जो मुझ पर उपहास करते थे ये दिखा दूंगा कि मैं उनसे भी ज्यादा ताकतवर हूं, वो भी अपने पिता पर भरोसा किए बिना। लुओ सोंग ने अपने चेहरे पर अहंकार नहीं छिपाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार आप बहुत ही उत्कृष्ट हैं, इसीलिए वे आपको सबसे अच्छे संसाधन देते हैं। बूढ़े ली, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खैर, मैंने शंघाई के पर्ल इंस्टीट्यूट का फैसला कर लिया है, और मैं उन लोगों को रौंद दूंगा जो खुदगर्ज हैं। ये तो मजेदार काम है। एक मिसाल उस मूर्ख की होगी जो सोचता है कि समन एलिमेंट कमाल का है। ठीक है, जब तक आप अपने लिए कोई बड़ी मुसीबत मोल नहीं ले लेते। बटलर ली ने और कुछ नहीं कहा। निर्धारित प्रशिक्षण स्थल ढूंढने के बाद लुओ सोंग अंदर गया और पाया कि 5 परीक्षक वहां बैठे हुए हैं।
5 परीक्षकों के अलावा वहां एक और युवक था जो काले रंग की शर्ट पहने हुए था और प्रशिक्षण मैदान की सफेद रेत पर खड़ा था। किसी व्यक्ति के पहनावे के आधार पर उसके पारिवारिक हालात का अंदाजा लगाना अक्सर काफी सटीक होता था। आखिरकार फैशन एक ऐसी चीज थी जिसके लिए काफी पैसे की जरूरत होती थी। इस प्रकार लुओ सांग तुरंत ही उस लड़के को मूल्यांकन देने में सक्षम हो गया। एक असफल व्यक्ति। लुओ सोन, तुम यहाँ हो, आओ और किनारे बैठो। गंजा परीक्षक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। गंजा परीक्षक लुओ सोन के पास गया और फुसफुसाया, तुम बदमाश, तुम पल इंस्टीट्यूट में आराम से क्यों आए और एक समनिंग एलिमेंटल छात्र के खिलाफ प्रतिस्पर्धा भी करना चाहते हो? क्या बात है अंकल ली, आप तो मेरी स्थिति पहले से ही जानते हैं। लुओ सोन के चेहरे पर एक बेफिक्री थी, ऐसा लग रहा था कि वह जीतने के लिए दृढ़ था। परीक्षक ली अपने स्थान पर वापस चले गए और मो फैन की ओर देखा, जो पहले से ही तैयार था। मोटा चश्मा पहने बूढ़े प्रोफेसर भी मो फैन को परख रहे थे। जब उन्हें पता चला कि मो फैन अपने साथ कुछ नहीं लाया है, तो उन्होंने सहजता से पूछा, तुमने कोई सहायक उपकरण तैयार नहीं किया? बूढ़े प्रोफेसर ने जानबूझकर परीक्षा एक हफ्ते बाद के लिए टाल दी थी। उनका इरादा यह था कि यह छात्र अपने परिवार से उपकरणों पर कुछ पैसे खर्च करने के बारे में बात कर सके। इस तरह की मदद से उसकी स्वीकृति दर काफी बढ़ जाती। पुराने प्रोफेसर एलिमेंटल छात्रों को बुलाने की बात को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे, लेकिन हर चीज का औचित्य सिद्ध होना जरूरी था। ये बहुत महंगा था, मैं इसे वहन नहीं कर सकता था। मो फैन ने सीधे जवाब दिया। मो फैन इस सहायक उपकरण की जरूरतों को समझता था। इसकी कीमत कुछ लाख युआन से शुरू होकर बेहतर चीजों के लिए लाखों युआन तक जाती थी। मो फैन के पास पहले से सिर्फ एक बोनसाइट शील्ड थी, लेकिन वह उसकी जान बचाने के लिए थी। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। बूढ़े प्रोफेसर ने आगे कुछ नहीं कहा। बगल में लुओ सोंग नाम का युवा गुरु खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसने बगल में बैठे बटलर ली से कहा, बूढ़े ली, ये व्यक्ति बड़ा दिलचस्प है। इसके पास समन तत्व सीखने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वह कोई और तत्व सीखता तो भी वह समन तत्व से बेहतर होता। चाहे जो भी हो, लुओ सोंग अभी भी एक बड़े स्थान पर पला बड़ा था, इसलिए वह काफी कुछ जानता था। सभी तत्वों में से समन तत्व सबसे ज्यादा धन जलाने वाला तत्व था। बुलाए गए प्राणियों की शक्ति में बहुत अंतर था। कमजोर प्राणी कुत्तों से भी मुकाबला नहीं कर सकते थे और बलवान प्राणी राक्षसों से भी लड़ सकते थे। तो बलवान प्राणी कहां से आए? एक पहलू तो उनकी अपनी साधना होगी और दूसरा संसाधनों को जलाने से। उसने तो पहले ही शुरू कर दिया है। बटलली खांसी। लुओ सोंग ने फिर कुछ नहीं कहा। हालांकि वह वाकई काफी उलझन में था। एक परिवार कितना गरीब होगा अगर वह प्रवेश परीक्षा के लिए जरूरी सामान भी नहीं खरीद सकता? क्या वो चीजें वाकई इतनी महंगी थीं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मो फैन ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वह धीरे धीरे अपने समनिंग स्टारडस्ट में तारों को जोड़ने लगे थे। समनिंग स्टारडस्ट पारदर्शी लग रहा था, जिसके चारों ओर कभी कभी चांदनी की चमक घूम रही थी। जब मो फैन ने अंदर के तारों को एक कतार में रखा तो चांदनी की चमक और भी स्पष्ट हो गई। जब 7 तारे एक दूसरे से जुड़ते थे तो वह अर्धचंद्र जैसा दिखता था। स्टार ट्रेल के प्रकट होने के बाद वह मो फैन के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वह चांद की बंधी हुई चमक जैसा लग रहा था, जो धीरे धीरे आकाश में एक अलग तल की ओर जाने वाली सुरंग को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मो फैन ने अपनी आंखें खोली। अभ्यास मैदान पर खड़े होने पर उनमें एक असीम गहराई झलक रही थी। उसकी आत्मा मानो किसी अलग रहस्यमयी तल पर पहुंच गई हो। एक काली सुरंग के अंत में चांद के रंग का एक आयामी दरवाजा था। मो फैन को ऐसा लगा जैसे वह एक सनकरी काली गुफा से होते हुए अमर आड़ुओं के एक अद्भुत बगीचे में पहुंच गया हो। उसके सामने एक बिल्कुल नया महाद्वीप उभर आया था। यह एक मृग तृष्णा जैसा था, क्योंकि जो उसकी आंखों के ठीक सामने था वह वास्तव में अपेक्षाकृत दूर था। एक सपने की तरह वह चुपचाप सपने के दृश्यों को देखते हुए खुद को भगवान जैसा महसूस कर रहा था। अपनी पसंद के प्राणी को वश में करने के लिए अपने इरादे का उपयोग करना मत भूलना। बूढ़े प्रोफेसर की आवाज अचानक उसके चारों ओर गूंज उठी, मो फैन को याद दिलाते हुए, जो अभी भी मंत्रमुग्ध था। मो फैन को यह भी साफ पता था कि इस समनिंग प्लेन में उसका इरादा बहुत सीमित समय तक ही रह सकता है। अगर वह उस प्राणी को जल्दी से लॉक नहीं करता जिसे वह बुलाना चाहता था, तो ये समनिंग असफल मानी जाएगी। जैसे ही उसने आगे बढ़ने का इरादा किया, मो फैन को लगा जैसे वह नए स्वप्नलोक से उड़ रहा है। जो जीव खेतों में तेजी से भाग रहे थे, उन्हें मो फैन ने तुरंत पीछे छोड़ दिया, इतना पीछे कि अब उन्हें क्षितिज पर देखना भी मुश्किल था। आओ,
अचानक एक ऊंचे एकांत पहाड़ की चोटी पर बैठी एक नीली छाया ने अपना सिर उठाया और अंधेरे आसमान में चीखने लगी। मो फैन ने इस स्पिरिट वुल्फ की ओर देखा तो उसका चेहरा खुशी से भर गया। यह आप है। उसका इरादा एक अमूर्त रस्सी में बदल गया जब वह रक्षाहीन आत्मा भेड़िए पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने अपनी मंशा मजबूत की और खींचा, बांधने वाली रस्सी झट से टूट गई। हालांकि मो फैन का आध्यात्मिक निशान पहले ही स्पिरिट वुल्फ के माथे में रेंगना शुरू कर चुका था। वह उस क्षेत्र में बुलाए गए जानवर और बुलाने वाले के बीच एक संचार पुल बनाना चाहता था। इस आत्मा भेड़िए ने शुरू में तो मना कर दिया, लेकिन जैसे ही सूरज उगा, अचानक उस पर एक अवर्णनीय मानसिक आक्रमण हुआ। तुम्हें मित्रवत व्यवहार करना होगा। याद रखो, तुम और बुलाया गया प्राणी स्वामी और दास नहीं हो। तुम आयामों की ऊर्जा का उपयोग दूसरे विमानों से मदद मांगने के लिए कर रहे हो ताकि वे तुम्हारी लड़ाइयों में तुम्हारी सहायता करें। इसलिए तुम्हें प्राणी के साथ सहमति बनानी होगी, न कि उसे जबरन गुलाम बनाना होगा। बूढ़ा प्रोफेसर साफ तौर पर एक बहुत अच्छा शिक्षक लग रहा था। भले ही उसने अभी तक विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी उसने प्राणियों को वश में करने की प्रक्रिया में मो फैन की तुरंत सहायता की। मो फैन को पुराने प्रोफेसर के इरादे का एहसास हुआ। इस प्रकार उन्होंने दूसरे आध्यात्मिक छाप को अत्यधिक बल नहीं दिया। हर बार जब आप किसी बुलाए गए प्राणी पर आध्यात्मिक छाप डालने की कोशिश करते हैं, तो वह बड़ी मात्रा में जादुई ऊर्जा खर्च करता है। हालांकि मो फैन का वर्तमान समनिंग स्टारडस्ट तीसरे स्तर पर था, फिर भी वह ब्रांडिंग में ज्यादा बार असफल नहीं हो पाया। सुश्री तांग्यू ने जो कहा था उसके अनुसार, जब आध्यात्मिक छाप सफलतापूर्वक भटकते हुए प्राणी के शरीर पर प्रकट हो गई, तो इसका मतलब था कि आह्वान सफल रहा। पहला आध्यात्मिक छाप स्पष्ट रूप से असफल रहा, शायद इसलिए क्योंकि मो फैन ने अपने इरादे को रस्सी में बदल दिया था और भेड़िए का अपहरण करने का प्रयास किया था। दूसरी बार मो फैन ने अपनी आध्यात्मिक छाप को एक सौम्य चमक में बदल दिया और उसे धीरे से आत्मा भेड़िए के शरीर पर छिड़क दिया, जो अभी भी कुछ हद तक उसका विरोध कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, ये व्यक्ति मनाने पर तो तैयार था, लेकिन जबरदस्ती करने पर नहीं। कुछ ही क्षणों बाद आत्मा भेड़िए के माथे पर आध्यात्मिक छाप प्रकट हुई। ये छाप दरअसल दोनों विमानों के बीच एक सेतु थी। जब मो फैन सम्मन का आखिरी हिस्सा पूरा करने वाला था, तो उसका इरादा आधे भ्रम और आधे यथार्थ की इस जमीन को छोड़कर तेजी से अभ्यास स्थल पर लौट आया। मो फैन ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि गंजा परीक्षक, जिसने अभी अभी उसकी चाय उठाई थी, वास्तव में उसे पी रहा था। ये समझना होगा कि जब मो फैन अपनी आंखें बंद कर रहा था, तो गंजा परीक्षक पहले से ही चाय का कप पकड़े हुए था। उसकी घुमक्कड़ी का इरादा मानो पूरी दुनिया घूम आया हो। हालांकि असली दुनिया में समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। चांदनी का तारापथ अन्य तत्वों की तरह गायब नहीं हुआ। यह एक दरार बन गया जिसने दो तलों के बीच की जगह को चीर दिया। मो फैन की आध्यात्मिक छाप से चिन्हित आत्मा भेड़िया सतर्कतापूर्वक लेकिन उत्सुकता से अपने रोएदार नीले सिर को, उसके खतरनाक दांतों ने सभी देखने वालों को सतर्क कर दिया, दरार से बाहर निकलने लगा। जब उसने मो फैन को देखा तो वह शांत होने लगा। वह सीधे चांदनी स्टार ट्रेल से बाहर मो फैन की तरफ चला गया और गहरी नीली आंखों से अपने आसपास के वातावरण को देखने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा भेड़िया। वह पहली बार बुलाने पर आत्मा भेड़िया को कैसे बुला सकता है? गंजे परीक्षक ने आश्चर्य से कहा। सबकी नजरें मो फैन पर टिकी थीं और फिर उनकी नजर उसके बुलाए हुए प्राणी पर पड़ी। साफ था कि यह एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर वाला स्पिरिट वुल्फ था। मो फैन, ऐसा लगता है कि आपका इरादा हमारी उम्मीद से भी अधिक मजबूत था। बूढ़े प्रोफेसर ने अपने चश्मे को ऊपर उठाया और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तुम्हारा पहला प्रयास तो नहीं होगा, है ना? पहली ही कोशिश में स्पिरिट वुल्फ को बुलाना बहुत मुश्किल होगा, उसके बगल में बैठी महिला परीक्षक ने कुछ शक करते हुए पूछा। ये वास्तव में उसका पहला समन है, मुझे ये निश्चित रूप से पता है। डीन जियाओ, हमारा समनिंग विभाग इस छात्र को चाहता है, डीन जियांग यूनमिंग ने कहा। लुओ सोंग और उसका केयरटेकर एक तरफ खड़े होकर मो फैन के बगल में खड़े उस जिंदा स्पिरिट वुल्फ को देख रहे थे। उसके चेहरे के भाव उसके आश्चर्य को दर्शा रहे थे। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना कि उसने पहली बार में ही स्पिरिट वुल्फ को बुला लिया हो। स्पिरिट वुल्फ जैसे प्राणी की युद्ध क्षमता मिनियन स्तर के जादुई जानवर के बराबर थी। इसका मतलब है कि इसकी युद्ध क्षमता अन्य प्राथमिक जादूगरों से कई गुना ज्यादा थी। उसने किसी भी सहायक वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया और यह उसका पहला जागरण भी था। इस बच्चे की किस्मत कैसी है? और यह आत्मा भेड़िया कितना मूर्ख हो सकता है, इतनी आसानी से वश में हो गया।
लिटिल सॉन्ग, ऐसा लगता है कि डीन जियांग यूनमिंग को समन मिलना तय है, बटलली ने अजीब तरीके से उससे कहा। वे उसे चाहते हैं। क्यों? लुओ सोन का मूड तुरंत खराब हो गया। दूसरी ओर पांचों परीक्षकों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी। समनिंग विभाग के निदेशक के रूप में जियांग यूनमिंग मो फैन को भर्ती करने के लिए बहुत जोर दे रहे थे। अगर उनका समनिंग विभाग और लोगों को स्वीकार नहीं करता तो पूरा विभाग बंद हो जाता। डीन जियाओ नाम का ये व्यक्ति वही बूढ़ा प्रोफेसर था जिसने चश्मा पहना था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे शुरू से ही मो फैन पसंद था। वह इस सुझाव के पक्ष में था। अन्य तीन लोग स्पष्ट रूप से हिचकिचा रहे थे क्योंकि वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि मो फैन के पास पल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश के लिए योग्यता है या नहीं। एक स्पिरिट वुल्फ को बुलाना कोई प्रभावशाली काम नहीं है। क्या पल इंस्टीट्यूट अपने युद्ध कौशल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता? मैं अकेले ही इस स्पिरिट वुल्फ को खत्म कर सकता हूं। लुओ सोन परीक्षकों का फैसला सुने बिना ही मंच से नीचे कूद पड़ा। वह अर्थ रिपल में बेहद कुशल था। वह तेजी से एक ही कदम में पत्थर पार करते हुए मो फैन के सामने आ गया। लुओ सोन को एक खतरनाक स्पिरिट वुल्फ का सामना करने में जरा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसने मो फैन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे स्पिरिट वुल्फ के साथ थोड़ा खेलने दो। देखते हैं वो सिर्फ सजावट का सामान है या नहीं। ये ठीक है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि उसका इस्तेमाल कैसे करूं। मो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। स्पिरिट वुल्फ को बुलाने का मुख्य उद्देश्य युद्ध लड़ना था। मो फैन ने उसे पहली बार बुलाया था, लेकिन ये सिर्फ जांच के लिए था। इसलिए जंगली स्पिरिट वुल्फ को समझाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। मो फैन ने स्पिरिट वुल्फ की तरफ देखा और उसी तरह स्पिरिट वुल्फ ने भी अपना विशाल, दुष्ट सिर उसकी तरफ घुमाया। उसका लंबा मुंह और उसका साहसी, शक्तिशाली चेहरा मो फैन के ठीक सामने था, इतना करीब कि वह उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। पहले तो मो फैन डर के मारे मर ही जाता, लेकिन जिस स्पिरिट वुल्फ को उसने बुलाया था उसने उसे एक अलग ही एहसास दिया, मानो वे पुराने दोस्त हों। मो फैन ने बड़े आदमी के सिर पर थपथपाते हुए कहा, चूंकि वह आपको चुनौती देना चाहता है तो आपको चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। आत्मा भेड़िए ने तुरंत अपना सिर घुमाया और लुओ सोन के फूले हुए शरीर पर एक डरावनी धमकी भरी नजर से नजरें गड़ा दी। उसकी आंखों में लड़ाकू भावना और दुश्मनी साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारे जैसा घटिया भेड़िया मेरे परिवार के कुत्ते से अलग नहीं है, लुओ सोन ने इसका उपहास किया। मो फैन का नया वुल्फ साथी ऐसा लग रहा था जैसे वह ताना मार समझ सकता है। उसकी आंखें तुरंत खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। आओ! भयंकर दांतों से भरे विशाल जबड़े खुल गए। देखने वालों को आत्मा भेड़िए के गले की गहराई में एक मटमैली ऊर्जा उत्पन्न होती दिखाई दे रही थी। जैसे ही आत्मा भेड़िया ने जोर से सांस छोड़ी, उसकी सांस तुरंत ही एक भयंकर तूफान में बदल गई जो फर्श की रेत पर घूम रही थी। उड़ते रेत के पत्थर। मो फैन के चेहरे पर एक खास खुशी दिख रही थी। बाय यांग के स्पिरिट वुल्फ ने कैसे उड़ते हुए रेत के पत्थरों से उसके जादूगरों के समूह को अविश्वसनीय पीड़ा पहुंचाई थी, ये याद करके मो फैन को खुशी हुई। उसके अपने स्पिरिट वुल्फ का आभामंडल बाय यांग के भेड़िए से कहीं ज्यादा तेज लग रहा था। उसके स्पिरिट वुल्फ की सांसें बिल्कुल रेत के तूफान जैसी लग रही थीं, एक उग्र रेत का अजगर जो लुओ सोन की ओर उड़ रहा था। लुओ सोन न तो घबराया न ही अधीर। वह एक कदम बगल की ओर हट गया। उसका शरीर तुरंत हिल गया और उड़ते हुए रेत के पत्थर उसे घायल किए बिना तेजी से उसके पास से गुजर गए। आत्मा भेड़िए की आंखों में एक रोशनी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रहा हो, यह मोटा आदमी काफी फुर्तीला है। जब स्पिरिट वुल्फ ने उड़ते रेत के पत्थरों को छोड़ दिया तो वह सीधे अपने 4 शक्तिशाली पैरों के साथ आगे बढ़ गया। उसकी नजर लुओ सोन पर टिकी थी और आत्मा भेड़िए के पिछले अंग क्रूरता से कुचल दिए गए। उसका शरीर अविश्वसनीय गति से बाहर निकला जिससे सभी दंग रह गए। जब चारों अंग रेत पर उतरे तो उसने अपने पीछे एक गहरा पदचिह्न छोड़ दिया। उसके सामने हवा को चीरने वाली अविश्वसनीय शक्ति ने मो फैन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी पीठ पर सवार होने का कैसा अनुभव होगा। आत्मा भेड़िए की शक्ति का विस्फोट अत्यंत भयानक था। उसकी गति विशाल आंखों वाले बंदर चूहे से भी तेज थी। अपने पंजे की लहर के साथ गति का समन्वय करके वह अपने सामने वाले प्राणी को तुरंत 2 टुकड़ों में फाड़ सकता था। मो फैन हालांकि ये देखना चाहता था कि यह रियल मोटा आदमी स्पिरिट वुल्फ के हिंसक पंजे से कैसे निपटेगा। लुओ सोन पहले ही काफी दूर था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि स्पिरिट वुल्फ ने बस कुछ ही कदम चलकर उसे पकड़ लिया है। उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। पृथ्वी तरंग अवतलन। लुओ सांग ने पृथ्वी तारापथ को जल्दी से समाप्त कर दिया क्योंकि उसके दोनों हाथ जमीन पर जोर से टकराए। पल भर में पूरे अभ्यास मैदान का फर्श हिलने लगा।
मूल रूप से ठोस जमीन लुओ सोन के नियंत्रण में मिट्टी की एक नरम परत में बदल गई थी। कीचड़ की यह परत तेजी से उससे दूर जा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी उल्टी दिशा में बह रही हो। जब स्पिरिट वुल्फ हमला कर रहा था तो इसका साफ असर दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह लहरदार धरती के क्षेत्र में दाखिल हुआ, ये साफ था कि उसकी गति में भारी कमी आ गई थी। नर्म मिट्टी के प्रभाव के कारण इसकी गति धीमी हो जाना एक बात थी, लेकिन जमीन भी लगातार स्पिरिट वुल्फ को पीछे की ओर धकेल रही थी। लुओ सोन की जमीन पर नियंत्रण की क्षमता अद्भुत थी। वह स्पिरिट वुल्फ के आसपास की जमीन को एक जाल में बदलने में सक्षम था। इसके अलावा वह स्पिरिट वुल्फ को लगातार प्रभाव के केंद्र की ओर खींच सकता था, जिससे एक बड़ा दलदली क्षेत्र बन जाता था। दलदल लगातार धंसता जा रहा था। स्पिरिट वुल्फ लगातार दलदल के बीच की ओर घसीटा जा रहा था। तेज तेज कूदो, मो फैन दूर खड़ा अंदर से चिल्ला रहा था। आखिरकार दलदल धीमा था। अगर स्पिरिट वुल्फ अपनी गति बढ़ा दे तो बहुत संभव है कि वह आकर्षण बल से आगे निकल जाए, क्योंकि खिंचाव उसकी गति से कम होगा। आओ! आत्मा भेड़िया क्रोधित हो उठा। उसने अपना भयानक सिर उठाकर चीख मारी। उस क्षण स्पिरिट वुल्फ ने जोर से एक कदम उठाया और हिलती हुई जमीन से अपने पैरों को बलपूर्वक बाहर खींच लिया। उसने अपनी दौड़ने की गति बढ़ानी शुरू कर दी। उसके पैर और तेज चलने लगे। जल्द ही उसके पैर इतनी तेज चलने लगे कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे, मानो दलदल के खिलाफ दौड़ रहे हों। दलदल ने स्पिरिट वुल्फ को पीछे की ओर खींचते हुए अपनी गति बनाए रखी, लेकिन स्पिरिट वुल्फ अपने क्रोध में उससे आगे निकल गया। अंततः दलदल अब स्पिरिट वुल्फ के लिए बाधा नहीं रहा। आत्मा भेड़िया दलदली रेत के जाल से बचने के लिए अपनी तेज गति पर निर्भर था। उसका मजबूत शरीर तीर की तरह लुओ सोन की ओर उड़ रहा था। अरे, मैं तो असल में ज्यादा कुछ उजागर नहीं करना चाहता था। ये क्रूर जानवर और वो बच्चा वाकई इतने नासमझ थे, मैं इन्हें अपना मध्यवर्ती जादू दिखा दूंगा। लुओ सोन को एहसास हुआ कि उसने जो छोटा सा जादू किया था वो उस दुष्ट आत्मा भेड़िए को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए वो जल्दी से अभ्यास मैदान के दूसरी तरफ चला गया। संभवतः लुओ सोन के जल्दबाजी में होने के कारण इस बार उसके इस कदम ने उसे और भी अधिक अजीब स्थिति में डाल दिया, क्योंकि वह कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था और उसने अपने नेबुला में तारों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। स्टार एटलस धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे से निकल आया। लुओ सोन की आंखें तिरस्कार और उपहास से भर गईं जब उसने उस नीच आत्मा भेड़िए को देखा। चूंकि तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत की है तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हारे पहले सम्मन को लाश में बदल दूंगा। क्या इंटरमीडिएट मैजिक? महिला परीक्षक तुरंत खड़ी हो गई। मूलतः वे इस लड़ाई को एक परीक्षा के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहते थे। इस तरह वे दोनों की युद्ध क्षमता का आकलन कर पाएंगे। हालांकि स्टार एटलस के पूरा होने के बाद उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। बटलर ली ने जब ये दृश्य देखा तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने शुरू में सोचा था कि यंग मास्टर लुओ सोंग अपने पृथ्वी जादू के बल पर पर्ल इंस्टीट्यूट में प्रवेश कर सकता है, लेकिन अंत में उसे अपनी असली शक्ति प्रकट करनी ही थी। ये बर्फ तत्व है, यह एक मध्यवर्ती बर्फ जादू है। लुओ सोन के पैरों के नीचे बर्फ के टुकड़े जैसा सफेद स्टार एटलस उभर आया। प्रशिक्षण मैदान का वातावरण मानो बर्फ में जम गया हो। कड़ाके की ठंड से साधारण कपड़े बचाव नहीं कर सकते थे। जमीन लगातार जम रही थी और ठोस बर्फ आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी। आइस लॉक। लुओ सोन की आंखों में उपहास था। जब वह अपने मंत्र का जाप कर रहा था तो सामने जमी हुई जमीन सचमुच किसी चीज से फट गई थी। बर्फ की दरारों से अचानक बर्फ की सफेद बेड़ियां बाहर निकलीं। उनसे स्टील की जंजीरों की खड़खड़ाहट जैसी आवाज निकली और वे तेजी से लुओ सोन के सामने गुंथ गईं। बेड़ियां कटोरे जितनी मोटी थीं। तैरती हुई बर्फ जैसी ठंडी हर बेड़ी लुओ सोन के आदेश पर स्पिरिट वुल्फ को मौत के घाट उतारने में सक्षम थी। मैं बस इतना कह सकता हूं कि तुम बदकिस्मत हो कि मुझसे मिले, लुओ सोन। अगर तुम्हारा बुलाया हुआ जानवर बच गया तो इसकी वजह यही होगी कि मैं नरमी बरत रहा था। लुओ सोन की आंखों में जरा भी सहानुभूति नहीं थी। जिन लोगों ने उससे लड़ने की हिम्मत की उनका कभी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। रुको रुको, ली उपनाम वाला परीक्षक चिल्लाया। हालांकि लुओ सोन रुका नहीं। उसने सिर उठाकर कहा, लड़ाई के दौरान नरमी बरतने जैसी कोई बात नहीं होती। मैं इस आदमी को सबक सिखाऊंगा और वह भविष्य में इसे अच्छी तरह याद रखेगा। परीक्षक ली पहले ही मैदान में दौड़ पड़ा था। पहले तो लुओ सोंग ने सोचा कि वह उसे रोकने आया है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह काली कमीज वाले लड़के की तरफ दौड़ रहा था।
छात्र मो फैन, कृपया शांत हो जाए, कृपया। इस क्षण में डीन उपनाम जियाओ भी खड़े हो गए और उन्होंने धीरे से कहा। लुओ सांग पूरी तरह से अचंभित था। क्या हो रहा है? क्या वे मंदबुद्धि समनकर्ता को रुकने के लिए कह रहे हैं? लुओ सोन का उद्देश्य स्पिरिट वुल्फ था, इसलिए जब वह मो फैन को देखने के लिए मुड़ा तो वह इतना हैरान हुआ कि वह बोल नहीं सका। बैंगनी। मो फैन के पैरों के नीचे एक शानदार, चमकदार बैंगनी स्टार एटलस खिल गया था और उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत चिंगारियां घूम रही थीं। मो फैन की उंगली आसमान की ओर थी और उसका दूसरा हाथ लुओ सोन के सिर की ओर था। जैसे ही लुओ सोन ने अपना सिर उठाया, उसने अचानक देखा कि आसमान में एक गरजता हुआ बादल छा गया है। बिजली, जो किसी भी पल जोर से गिरेगी, उस बादल के अंदर तड़प रही थी। लुओ सोन को ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडे पानी की बौछार कर दी गई हो। उसके शरीर के हर हिस्से से ठंडा पसीना टपकने लगा। हे भगवान, यह मध्यवर्ती स्तर का बिजली जादू वज्र है। लुओ सोन के पास इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर वज्र उस पर गिरता तो वह चूर्ण चूर्ण हो जाता। अगर तुमने मेरे भेड़िए के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम भगवान द्वारा त्यागे गए स्वर। मो फैन ने लुओ सोन से ठंडे स्वर में कहा। अरे, मो फैन ने सुश्री तांग्यू से वादा किया था कि वह चुप रहेगी। किसे पता था कि विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही वह ऐसे व्यक्ति से मिल जाएगा। तो क्या हुआ अगर आपने इंटरमीडिएट आइज का इस्तेमाल किया? आपने तो बस मुझे अपनी शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर किया था। मो फैन हमेशा यही सोचता था कि वो पहले से ही बड़ा दिखावा करता है। किसने सोचा था कि कोई उससे भी बड़ा दिखावा करेगा? वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। संपूर्ण अभ्यास मैदान तुरंत ही अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण हो गया। परीक्षकों की ठुड्डियां लगभग मेज पर गिर गई थीं। पहले दो प्राथमिक जादू के छात्र अपने कौशल की तुलना कर रहे थे और अगले ही पल दो मध्यवर्ती मंत्रों का चयन हो रहा था। परीक्षक ली लगभग बेहोश हो गया। उसे अपने परिवार के इस युवा गुरु की असली ताकत का अंदाजा था। मन ही मन उसे उम्मीद भी थी कि युवा गुरु शांत हो जाएगा। किसने सोचा था कि वह इतनी जल्दी मौत के मुंह में चला जाएगा? जो एक सामान्य समनकर्ता छात्र लग रहा था, उसमें एक मध्यवर्ती जादूगर की राक्षसी शक्ति छिपी थी। इस गति से तो वह अपने चेहरे को तब तक पीटेगा जब तक वह सूझ न जाए। लुओ सोंग अपने मध्यवर्ती जादू का इस्तेमाल जारी रखने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जैसे ही उसके दोनों पैर कमजोर पड़ने लगे, उसने बर्फ की बेड़ियां हटा लीं। जब मो फैन ने देखा कि वह मोटा आदमी थोड़ा अधिक व्यवहार कुशल हो गया है, तो उसने उसके साथ अब और व्यवहार न करने का निर्णय लिया। मो फैन ने जल्दी से अपनी बिजली को शांत कर दिया और आकाश में बादल भी धीरे धीरे छट गए और जल्दी ही एक साफ धूप वाला दिन लौट आया। छोटे वुल्फ, मेरे पास लौट आओ। तुम्हारा प्रदर्शन बिल्कुल भी बुरा नहीं था। मो फैन ने अपने स्पिरिट वुल्फ की तरफ हाथ हिलाया। आत्मा भेड़िया आज्ञाकारी होकर वापस भागा। उसकी आंखें, जो पहले एक उदात्त उदासीनता से भरी थीं, अब मो फैन के लिए नया सम्मान दिखा रही थीं। किसी बुलाए गए जानवर के लिए सबसे बड़ा सम्मान तब होता था जब उसका मालिक उससे अधिक शक्तिशाली होता था। ठीक है, ये तो बस एक परीक्षा है। नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मो फैन, हालांकि हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसे बिजली जादूगर ने समन तत्व की साधना क्यों की, लेकिन हम छात्रों के फैसलों का सम्मान करते हैं। आज से तुम पर्ल इंस्टीट्यूट के सबसे नए समन छात्र होगे। डीन जियाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये मोटा सच में कमाल का था। इतनी कम उम्र में भी इतना आवेगी होने की हिम्मत। पर्ल इंस्टीट्यूट में कई प्रतिभाशाली लोग थे। अगर उसने यहां अपनी धाक जमाई तो देर सवेर उस पर बिजली गिरेगी। लुओ सोंग अपमानित होकर अभ्यास मैदान से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर अब यह विश्वास नहीं था कि वह स्वर्ग के नीचे नंबर 1 है। छोटे फैटी, तुम भी आई स्कूल में प्रवेश पाओगे। स्कूल की शुरुआत में तुमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, डीन जियाओ ने उससे कहा। मैं लुओ सांग का अभिमान चकनाचूर हो गया। शुरू में तो वह अपनी असली योग्यता दिखाकर पर्ल इंस्टीट्यूट में आसानी से प्रवेश पा सकता था, लेकिन अंत में ऐसा लगा जैसे उन्होंने दया करके उसे स्वीकार कर लिया हो। जियांग यूनमिंग वाकई मो फैन से बहुत संतुष्ट थे। पहले उन्हें मो फैन की मुश्किल स्थिति की चिंता थी। समन तत्व जागृत था क्योंकि एक प्राथमिक जादूगर का पहला तत्व, खासकर एक कमजोर छात्र के लिए, एक बेकार तत्व जैसा लगता। अगर उन्हें उस तरह के छात्र को तैयार करना होता तो स्कूल को बहुत सारे संसाधन खर्च करने पड़ते। समन स्कूल के लिए उस तरह के छात्र की भर्ती करना बहुत कम रुचि का था। यदि वे इंटरमीडिएट जादूगर होते तो बात अलग होती।
एक मध्यवर्ती जादूगर के पास एक निश्चित शक्ति होती है और पर्याप्त पूंजी के साथ वे किसी प्राणी को बुलाते समय अधिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह वे अपने बुलाए गए प्राणी को और भी शक्तिशाली बनाने में सक्षम होते हैं। क्या आप बो सिटी से हैं? डीन जियो ने धीरे से अपना चश्मा उतार दिया और मो फैन को देखा। जब उन्होंने इस छात्र को स्वीकार करने का निर्णय लिया तो डीन जियाओ को पता चला कि छात्र का रिकॉर्ड बो सिटी से था। बो सिटी में हुई इस विपत्ति के बारे में पूरा देश जानता था, इसलिए पूरे देश ने बो सिटी के छात्रों को विशेष सम्मान दिया। इस बार पर्ल इंस्टीट्यूट में दाखिले के दौरान उन्होंने बो सिटी के एक छात्र को स्वीकार किया था। देश भर के छात्रों की तुलना में उसे कुछ खास उत्कृष्ट नहीं माना गया। हाँ, मो फैन ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है, मैं तुम्हारे शरीर पर विनाश की धुंधली धुंध नहीं देख सकता। डीन जियाओ थोड़ा मुस्कुराया और आगे नहीं बोला। मो फैन ने जवाब में कंधे उचकाते हुए पूछा, क्या मैं छात्रावास में रह सकता हूँ? हाँ, तुम कर सकते हो। शिनशिया को जेजियांग इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल चुका था और मो जियाक्सिंग काम में व्यस्त था। मो फैन के पास भी कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उसके लिए स्कूल में ही रहकर अपनी पढ़ाई को ताज़ा करना बेहतर था। मो फैन के पास कोई सामान या बैग नहीं था, इसलिए वह तुरंत चेक इन करने के लिए निकल पड़े। मो फैन के जाने के बाद समनिंग एलिमेंट के निदेशक जियांग यूनमिंग ने डीन जियो बिंगसेन की ओर देखा। ये छात्र बहुत दिलचस्प है, ध्यान रहे कि आप इसका सही पालन पोषण करें, डीन जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग यूनमिन को डीन जियाओ की बातों का मतलब समझ नहीं आया। हालांकि इससे पहले कि वह इसके बारे में पूछ पाता, डीन जियाओ अपने हाथ पीछे करके वहां से जा चुका था। डीन की साधना बहुत ऊंची है। शायद वह देख पा रहे थे कि छात्र ने और क्या क्या छिपा रखा है। महिला परीक्षक ने डीन जियाओ की पीठ पर नजर डालते हुए कहा, अभी और भी कुछ छिपा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि यह संभव है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि डीन जियाओ दयालु हैं, उन्हें उन लोगों की ज्यादा चिंता है जो विनाश से बच गए हैं। गंजे परीक्षक ने जवाब दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्कूल सत्र की शुरुआत 1 सितंबर को हुई, जो स्कूल शुरू करने के लिए एक बहुत ही असामान्य दिन था। मो फैन लगभग 2 महीने से छात्रावास में रह रहा था। उसे पूरे पर्ल इंस्टीट्यूट की अपेक्षाकृत अच्छी समझ थी। पर्ल इंस्टीट्यूट 2 परिसरों में विभाजित था। एजियोर पर्ल परिसर में विश्वविद्यालय के सभी प्रथम वर्ष के छात्र और प्राथमिक स्तर के सभी पूर्व छात्र रहते थे। मुख्य पर्ल परिसर केवल इंटरमीडिएट स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए था। मुख्य परिसर स्वाभाविक रूप से पर्ल इंस्टीट्यूट का वास्तविक केंद्र था। देश के हर कोने से आए उनके सभी प्रतिभाशाली युवा जादूगर यहीं एकत्रित होते थे। साथ ही ये सबसे भीषण प्रतिस्पर्धा वाला स्थान भी था। एजियोर कैंपस को थोड़ा ज्यादा निष्पक्ष माना जा सकता है। यहाँ पर्ल इंस्टीट्यूट में दाखिले लेने वाले नए छात्र तो थे ही, साथ ही वे पुराने छात्र भी थे जो इंटरमीडिएट स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह सबसे पहले मो फैन अपने दांत ब्रश करने और चेहरा धोने के लिए उठे। तभी एक अपेक्षाकृत सुंदर आदमी कमरे में आया। उसने फैशनेबल स्टाइल में घुंघराले लंबे बाल, परीक्षा के राजकुमार जैसा चेहरा और साधारण स्पोर्ट्सवियर पहना हुआ था। मो फैन ने पहले वाले डॉम मेट को देखा जो मुंह में झाग लिए आया था। उसने मन ही मन कोसा, अरे ये तो मेरे जितना ही खूबसूरत है। ओह, मुझे लगा कि मैं यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति हूँ। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम झाओ मन्यान है, मैं प्रकाश तत्व में विशेषज्ञता रखता हूँ। झाओ मन्यान ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत दोस्ताना लग रहा था। मुझे मो फैन कहा जाता है। तुम्हें अपने दांत ब्रश कर लेने चाहिए, मैं कुछ सामान साफ करने जा रहा हूँ। ये छात्रावास थोड़ा गंदा है। झाओ मन्यान ने मो फैन के सामने बालकनी के पास वाला बिस्तर चुना। बालकनी से एक नज़र खिड़की से बाहर का नज़ारा और लड़कियों से भरा छात्रावास दिखाई दे रहा था। मो फैन ने अपने दांत ब्रश करने के बाद झाओ मन्यान के साथ बातचीत शुरू कर दी। तुम समन करता हो, इसका मतलब है कि बड़ी बहन ने जो कहा वह सही था। हमारे पास एक मिश्रित तत्व वाला छात्रावास है, झाओ मन्यान ने बेबसी से कहा। एक छात्रावास में 6 लोग रह सकते थे। आमतौर पर स्कूल एक ही वर्ग के छात्रों को एक साथ रहने की व्यवस्था करता था ताकि उनके बीच बातचीत आसान हो सके। हालांकि प्रत्येक एलिमेंट में 6 के गुणकों में छात्र नहीं थे और इसलिए कुछ छात्रावासों में अलग अलग एलिमेंट्स के छात्र थे। भाई मो फैन, मैंने सीनियर बहन के साथ भोजन करने का समय तय किया है, इसलिए मैं पहले विदा लूंगा। झाओ मन्यान ने अपने बालों को झटकते हुए शान से कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। झाओ मन्यान के जाने के कुछ देर बाद ही 2 और लोग आ गए।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अजनबियों से डर रहे थे या फिर खुद को कुछ ज्यादा ही बेहतर तरीके से पेश कर रहे थे। इन दोनों ने मो फैन का अभिवादन भी नहीं किया, जो सबसे लंबे समय से छात्रावास में था। वे जल्दी जल्दी अपना सामान खोलने लगे। दोपहर होते होते लाल रंग के बालों वाला एक लंबा चौड़ा दुबला पतला लड़का प्रकट हुआ। ये लड़का यह नहीं छिपाना चाहता था कि वह अग्नि तत्व का छात्र है। वह छात्रावास में ऐसे घुसा जैसे वह सब कुछ संभाल रहा हो और कमरे में चारों ओर नजर दौड़ा रहा था। ये बिस्तर किसका है? लाल बालों वाले आदमी ने उस बिस्तर की ओर इशारा किया जो उसे चाहिए था। यह मेरा है। मो फैन बालकनी से आया। आप कौन सा तत्व हैं? लाल बालों वाली ने पूछा। बुलावा। ओह ओह। लाल बालों वाला आदमी खाली आंखों से देखता रहा। साफ था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मो फैन इतना अनोखा समन करता होगा। दो छात्रावासवासी जो अपने काम में व्यस्त थे, वे मो फैन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाए बिना नहीं रह सके। इस बिस्तर के बारे में क्या क्या एलिमेंट? लाल बालों वाले आदमी ने झाओ मन्यान के बिस्तर की ओर इशारा किया। लाइट एलिमेंट, मो फैन ने सावधानी से उत्तर दिया। लाल बालों वाले उस आदमी ने सिर हिलाया और झाओ मन्यान के बिस्तर की ओर बढ़ा और तुरंत अपनी पीठ के पीछे रखा बड़ा बैग उस पर रख दिया। उसने तुरंत झाओ मन्यान का सामान एक तरफ फेंक दिया और मुंह का कोना ऊपर उठाकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब यह अग्नि तत्व का है। मुझे अपना परिचय देने दो, मेरा नाम लू युनझेंग है। मो फैन ने उन चीजों को देखा जो एक तरफ फेंकी जा रही थी और वह अचंभित रह गए। ये लू युनझेंग काफी घमंडी लग रहा था, उसने ऐसे ही किसी और का बिस्तर चुरा लिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खाना खत्म करने के बाद मो फैन को एक मैसेज आया। उसे अपनी कक्षा में आने को कहा गया था। नए छात्रों के स्वागत समारोह का आयोजन था। निर्धारित कक्षा में पहुंचकर मो फैन ने सुंदर, युवा और दिल को छू लेने वाली महिला सहपाठियों के समूह से मिलने का सपना देखा। लेकिन हकीकत बहुत कठोर थी। उस विशाल कक्षा में कोई भी नहीं था। क्या मैं बहुत जल्दी आ गया? मो फैन ने सोचा। वह विशाल कक्षा के अंदर इंतजार करते हुए उब गया था। समय बीतता गया, मीटिंग का समय आ गया और कक्षा में अभी भी सिर्फ मो फैन ही था। इससे मो फैन थोड़ा घबरा गया। कहीं वो गलती से गलत कमरे में तो नहीं आ गया। जब वह बाहर जाने वाला था, मो फैन ने पलटकर देखा तो समनिंग डायरेक्टर जियांग यूनमिंग अंदर आ रहे थे। जियांग यूनमिंग मो फैन से कुछ कहने ही वाली थी कि कक्षा के बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। 6 युवक तेजी से एक साथ कमरे में दाखिल हुए। 6 छात्रों के कार्यों से यह स्पष्ट था कि वे एक ही छात्रावास के थे। जियांग यूनमिंग ने कक्षा में उपस्थित 7 लोगों की ओर देखते हुए सहजता से कहा, लगता है सभी लोग ठीक समय पर यहां पहुंच गए हैं, मैं देख रहा हूं। धमाका। मो फैन की थोड़ी लगभग जमीन से टकरा गई। अरे, सब लोग यहां हैं। इस एलिमेंट के लिए केवल 7 नए छात्र हैं। बस इतना ही कि लौकी इवा 2 को खेला जा सके। समनिंग एलिमेंट को वह एलिमेंट कहा जा सकता है जो बाकियों से अलग है। हम अपनी कक्षाओं का संचालन जिस तरह से करते हैं, वह भी बाकियों से बहुत अलग है। असल में इसमें बस आपको अपना जानवर खुद पालना होता है। हफ्ते में कुछ जरूरी कक्षाओं के अलावा आप अपने बुलाए गए जानवर का पालन पोषण खुद करेंगे। अगर आप वाकई बोर हो रहे हैं और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको दूसरे एलिमेंट की कक्षाओं में जाकर उनके व्याख्यान सुनने की अनुमति है, निर्देशक जियांग यूनमिंग ने कहा। मो फैन ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला, लेकिन फिर जल्दी से सिर हिला दिया। ये वाकई कुछ ऐसा था जो वह चाहता था। आखिरकार वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 4 अलग अलग तत्वों को विकसित किया था। वह उन सभी को तभी पूरा कर पाता जब उसका शेड्यूल लचीला होता। हमारे संस्थान में हमेशा से ही समनिंग एलिमेंट के छात्रों के लिए एक विशेष स्वागत कार्यक्रम होता रहा है। यही वह मुख्य चीज होगी जिसका आपको आगे सामना करना होगा। अपना असाधारण प्रदर्शन दिखाने वाले पहले 2 छात्रों को एक बीस्ट रिफाइनमेंट ब्लड मिलेगा, जियांग यूनमिंग ने आगे कहा। जब उसने पशु शोधन रक्त का उल्लेख किया तो 6 समनकर्ता उत्साहित होने लगे, उनकी आंखों में प्यास की चमक दिखाई दी। बीस्ट रिफाइनमेंट ब्लड क्या है? मो फैन ने अपने बगल में खड़े छोटे और नाटे लड़के से कमजोरी से पूछा। तुम्हें पता नहीं? छोटे कद के लड़के ने मो फैन की तरफ देखा, कुछ शक हुआ। मानो कह रहा हो, भाई क्या तुम गलत एलिमेंट में हो? पशु शोधन रक्त आपके बुलाए गए प्राणी को मज्जा शुद्धिकरण से गुजरने की अनुमति देता है, उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे जानवरों का पोषण आपकी अपनी जादुई ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाने की तुलना में बहुत तेजी से हो जाता है। इसके अलावा यह मिनियन स्तर के शिखर पर मौजूद बुलाए गए प्राणी को अगले स्तर तक विकसित होने में मदद कर सकता है।
बेशक ये संभावना अपेक्षाकृत कम है, जियांग यूनमिंग ने समझाया। मो फैन ने सिर हिलाकर ये दर्शाया कि अब वह समझ गया है। मिस्टर जियांग, आपने जिस स्वागत कार्यक्रम का जिक्र किया है वह क्या है? आप पशु शोधन रक्त कैसे बांटते हैं? क्या हम सब अपने अपने पशुओं को बुलाएं और तुलना करें कि कौन सबसे शक्तिशाली है, और आप विजेता को रक्त देंगे? बीच में चमकदार बालों वाला बैठा लड़का उत्सुकता से पूछा। हाय दाफो, नियम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बदल सको। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि स्वागत कार्यक्रम क्या है। हो सकता है कि इससे तुम सभी नए छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाओ, या स्कूल में मजाक का पात्र बन जाओ। जियांग यूनमिंग ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। उसने सबको यह नहीं बताया कि यह स्वागत कार्यक्रम असल में क्या है। मो फैन भी बहुत उत्सुक थे। नए समनिंग छात्रों के लिए उन्होंने किस तरह का विशेष स्वागत कार्यक्रम बनाया है। मो फैन को 20 रिफाइनमेंट ब्लड भी चाहिए था। उसके अपने स्पिरिट वुल्फ की ताकत वाकई काफी मजबूत थी, लेकिन मो फैन के लिए वो काफी नहीं था। चूंकि ऐसा ब्लड था जिससे उसकी ताकत बढ़ सकती थी, तो वो उसके लिए जरूर कोशिश करेगा। स्कूल में प्रवेश का मुख्य कारण संसाधनों की पूर्ति करना था। ज्यादातर जादुई संसाधन बड़ी ताकतों के हाथों में थे। अगर मो फैन जैसा दरिद्र जादूगर स्कूल के संसाधनों के लिए भी नहीं लड़ सकता, तो वह दूसरों से मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। मो फैन मछली और ड्रैगन के अपने छात्रावास में लौट आया। स्वागत कार्यक्रम के बारे में अभी भी उलझन में था। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया, अभी भी इस समस्या पर विचार कर रहा था। तभी उसके सामने बैठा झाओ मन्यान अचानक हंस पड़ा और बोला, भाई मो फैन, मैंने सुना है कि तुम समनिंग एलिमेंट के छात्र बड़ी मुसीबत में हो। बड़ी मुसीबत? क्या मतलब है तुम्हारा? मो फैन उसकी बात समझ नहीं पाया। मैंने सीनियर सिस्टर से कुछ सुना था। ये स्वागत कार्यक्रम है, झाओ मन्यान ने उसे बताया। मैं इसके बारे में उलझन में हूँ, मुझे इसके बारे में बताओ। मो फैन की आंखें चमक उठी। उसने नहीं सोचा था कि झाओ मन्यान के पास ऐसी जानकारी होगी। ये कुछ इस तरह है। पिछले सीजन में पर्ल इंस्टीट्यूट हमेशा स्वागत समारोह के दौरान एक बीस्ट कॉम्बैट प्रतियोगिता आयोजित करता था। सभी छात्र और शिक्षक हमारे एजियोर कैंपस के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र में बैठते थे। वे युद्ध क्षेत्र में पिंजरे के अंदर एक राक्षस को रखते थे, और सभी नए छात्रों को पिंजरे में जाकर उस प्राणी से लड़ने की अनुमति होती थी। वे स्कूल के सभी छात्रों और शिक्षकों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। झाओ मन्यान ने अपने नाखून काटते हुए कहा। युद्ध राक्षस? मो फैन की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। ये संस्थान वाकई दिलचस्प है। स्कूल शुरू होने के कुछ ही समय बाद वे सभी छात्रों और शिक्षकों के सामने दूसरों को एक जादुई जानवर से लड़ने की अनुमति देते हैं। ये काफी उत्तेजक है। तो फिर यह कैसा जादुई जानवर है? मो फैन ने पूछा। किसने कहा कि यह एक जादुई जानवर होगा? झाओ मन्यान ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, आप एक जानवर के खिलाफ लड़ेंगे, वे आपके बुलाए गए जानवर का उपयोग करेंगे। मो फैन का मुंह तुरंत आकार में बदल गया। कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने भी देखा, सभी के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। अरे, क्या स्कूल हम समनस के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है? मो फैन ने तुरंत गाली दी। हाँ, आप केवल अपने आप को सबसे अनोखे तत्व के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। मैं वास्तव में आपसे काफी ईर्ष्या करता हूँ। आप पूरे स्कूल के सामने अपने बुलाए गए जानवर की ताकत का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, झान मन्यान ने हंसते हुए कहा। मो फैन ने बुरी तरह से मुंह बनाया। अंततः उसे समझ में आ गया कि जियांग यूनमिंग का क्या मतलब था। पूरे स्कूल में एक समारोह चल रहा था जहां नए छात्र जानवरों से लड़ रहे थे, और ये जानवर उनके बुलाए हुए जानवर थे। ये कितनी खुशी की बात है कि स्कूल छात्रों की परीक्षा लेने के लिए इस तरह की रणनीति सोच सकता है। जब मो फैन ने जानवरों से लड़ने की बात सुनी तो वह वाकई बहुत खुश हुआ। संयोग से उसने बहुत समय से किसी जादुई जानवर से लड़ाई नहीं की थी। लेकिन किसे पता था कि यह इस तरह का मुकाबला होगा। यह तो बस परेशान करने वाला है, ये तो पागलपन और हास्यास्पद है। इस तरह के भयानक कार्यक्रम के साथ मो फैन और भी अधिक हैरान महसूस किया। पर्ल इंस्टीट्यूट में केवल अच्छे युद्ध कौशल वाले छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। यहाँ वस्तुतः कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं था जो किसी जादुई जानवर को देखकर कमजोर पड़ जाए। हालांकि उसके स्पिरिट वुल्फ का युद्ध कौशल कमजोर नहीं था, फिर भी वह नए छात्रों से लगातार नहीं लड़ सकता था। ऐसा लग रहा था कि पशु शोधन रक्त इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम्हें अच्छी किस्मत की उम्मीद करनी होगी। बहुत देर हो चुकी है, मैं पहले सो जाऊंगा। झाओ मन्यान ने बिस्तर पर चढ़ने से पहले चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान के साथ मो फैन के कंधों पर थपथपाया। मो फैन की जवाबी मुस्कान में कड़वाहट साफ झलक रही थी।
जैसे ही वह बिस्तर पर चढ़ने ही वाला था, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने बिस्तर पर पहले से मौजूद झाओ मन्यान की तरफ देखते हुए शक से पूछा, उस फायर इस्तेमाल करने वाले को क्या हुआ? वह शायद कमरा बदलने के लिए आवेदन कर रहा है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, झाओ मन्यान ने उदासीनता से उत्तर दिया। मो फैन ने कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को देखा और पाया कि उनके हाव भाव अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से कुछ तो झाओ मन्यान से भी डरे हुए थे और इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते थे। बाकी 3 रूममेट्स के हाव भाव देखकर मो फैन को अंदाजा हो गया कि मामला उतना आसान नहीं है जितना झाओ मन्यान बता रहा था। इससे वह हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि यह झाओ मन्यान सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि काबिलियत का धनी है। मो फैन ने आगे कुछ नहीं पूछा। सबसे बड़ी उलझन तो एक सवाल था जिससे उन्हें सिरदर्द हो रहा था। बाकी 6 समनर से निपटना आसान नहीं लग रहा था। वह इन लोगों से कैसे जीत सकता था और 20 रिफाइनमेंट ब्लड कैसे हासिल कर सकता था। इसके अलावा उसका अपना छोटा भेड़िया निश्चित रूप से उस समय दयनीय लग रहा था। आधी रात को मो फैन की दिनचर्या पहले जैसी ही थी। वह ध्यान करने के लिए इमारत की छत पर चढ़ गया। सम्मन तत्व के लिए ध्यान करना वास्तव में भोजन करने का एक रूप था। इस ध्यान ने उसके सम्मन स्टारडस्ट की जादुई ऊर्जा को उसके सम्मानित जानवर के भोजन में बदल दिया। जादूगर के स्टारडस्ट से प्राप्त जादुई ऊर्जा के अवशोषण से सम्मानित जानवर की शक्ति में काफी वृद्धि हो सकती थी। मो फैन ने जिस गति से अपनी जादुई ऊर्जा पुनः प्राप्त की, वह अपेक्षाकृत तेज थी। लिटिल लोच पेंडेंट ने उनकी साधना की गति को दोगुना कर दिया। ये भी दर्शाता था कि मो फैन की जादुई ऊर्जा एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में दोगुनी गति से पुनः प्राप्त हुई। मो फैन पहले ही समनिंग स्टारडस्ट के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था और इसलिए उसने स्पिरिट वुल्फ को जो जादुई ऊर्जा प्रदान की वह बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। पिछले 2 महीनों से मो फैन अपनी सारी जादुई ऊर्जा का इस्तेमाल रोजाना स्पिरिट वुल्फ को पोषित करने में कर रहा था। हालांकि उसे स्पिरिट वुल्फ में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। जब मो फैन ध्यान कर रहा था तो अचानक एक चीख उस पैक्ट मार्क के माध्यम से उसके पास पहुंची जो उसे और भेड़िए को जोड़ती थी। ये कुछ उकसावे जैसा लग रहा था। यह आदमी फिर से लड़ रहा है। मो फैन ने थोड़ा स्तब्ध महसूस करते हुए कहा। एक बुलाया गया जानवर ज्यादा देर तक सामान्य लोक में नहीं रह पाता था। वे बुलाए गए लोक में रहते थे। उस लोक में भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उनके लिए एक अतुलनीय रूप से बंजर भूमि में हर प्राणी जीवित रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था। इस प्रकार वे लगातार दूसरे प्राणियों के साथ घातक युद्ध करते रहे। कई बार जब मो फैन ने स्पिरिट वुल्फ को बुलाया तो वह घावों से भरा हुआ था। पिछले कुछ समय में मो फैन को समन किए गए जानवरों के बारे में एक नई जानकारी मिली। पहले मो फैन सोचता था कि बुलाए गए जीव हमेशा एक ही जगह पर रहेंगे। जब तक आप उन्हें बुलाते वे प्रकट हो जाते और फिर लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते। दरअसल अलग अलग लोकों से बुलाए गए सभी प्राणियों की अपनी अपनी जीवन शैली थी। जादूगरों के साथ उनके समझौते के अनुसार जादूगर उन्हें अपनी जादुई ऊर्जा से पोषण और थोड़ी शक्ति प्रदान करते थे। बदले में जब भी उन्हें बुलाया जाता वे प्रकट होकर जादूगरों की लड़ाई में मदद करते। मो फैन ने जिन 2 महीनों तक कड़ी मेहनत से साधना की थी उनमें स्पिरिट वुल्फ अपने होम प्लेन पर 10 से ज्यादा बार लड़ चुका था। असल में ठीक होने के बाद वह फिर से लड़ने के लिए जीवों की तलाश में लग जाता था। सच कहूं तो मो फैन को वाकई बहुत चिंता थी कि कहीं स्पिरिट वुल्फ समनिंग प्लेन में मर न जाए। अगर ऐसा हुआ तो मो फैन को एक और स्पिरिट वुल्फ को ब्रांड करना पड़ेगा, जिसमें वाकई बहुत मानसिक ऊर्जा लगेगी। और तो और इतने लंबे समय से उसे जो पोषण मिला था वो भी बर्बाद हो जाएगा। उनके विमान के भीतर की लड़ाइयों में जादूगर उनकी मदद नहीं कर सकते थे। वे केवल ध्यान कर सकते थे और यह सुनिश्चित कर सकते थे कि लड़ाई समाप्त होने के बाद वे जानवरों को जादुई ऊर्जा प्रदान कर सकें। जादुई ऊर्जा न केवल उनकी साधना के लिए भोजन थी बल्कि उन्हें तेजी से ठीक होने में भी मदद करती थी। थोड़ी देर बाद स्पिरिट वुल्फ की लड़ाई अंततः समाप्त हो गई। मानसिक निशान काफी कमजोर हो गया था। इससे मो फैन को अंदाजा हो गया कि स्पिरिट वुल्फ पहले से ही बुरी तरह घायल है। अरे मेरे सामने मत मरो, मो फैन डर गया। मैंने ऐसा युद्धप्रिय बुलाया हुआ जानवर पहले कभी नहीं देखा। चूंकि तुम्हारी देखभाल एक जादूगर कर रहा है तो तुम कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर एक अच्छा भेड़िया क्यों नहीं बन जाते। मो फैन ने इस पर ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से पैक्ट मार्क का इस्तेमाल करके जादुई ऊर्जा स्पिरिट वुल्फ में डाल दी। उम्मीद थी कि यह ऊर्जा उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाएगी। जादुई ऊर्जा से भरी चांदनी के रंग की स्टारडस्ट जल्दी ही काली पड़ गई।
मो फैन को राहत इस बात से मिली कि स्पिरिट वुल्फ का आभामंडल थोड़ा ठीक हो गया था। मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर स्कूल के अस्पताल ले जाऊंगा। वहाँ हीलिंग एलिमेंट के शिक्षक होंगे जो तुम्हें ठीक होने में मदद करेंगे। मो फैन ने स्पिरिट वुल्फ को संदेश भेजा। मो फैन को अब यकीन हो गया था कि उसे गंभीर चोट लगी है। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत गंभीर हो सकती थी। जब मो फैन सभी 7 समनिंग सितारों को आपस में जोड़ने वाला था तो स्पिरिट वुल्फ ने मानसिक लिंक के माध्यम से उसे एक प्रतिघात भेजा। मेरे भेड़िया भाई, अगर तुम बस खुद को ठीक कर लो तो कौन जाने कितना समय लगेगा। अगर इस समय तुम्हें कोई और दुश्मनी करने वाला जीव मिल जाए तो तुम जरूर मर जाओगे, मो फैन ने बेचैनी से कहा। कुछ ही देर बाद स्पिरिट वुल्फ ने जवाब दिया कि वह एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर छिपा हुआ है। मो फैन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसे इतना जिद्दी आत्मा भेड़िया कैसे मिला। वह मरने के कगार पर था, फिर भी वहीं बैठा अपने जख्मों के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। मो फैन पूरी रात स्पिरिट वुल्फ को लेकर चिंतित रहा। सूर्योदय होते ही स्पिरिट वुल्फ का आभामंडल आखिरकार स्थिर हो गया। मो फैन ने अपनी सारी जादुई ऊर्जा जो उसने अभी अभी वापस पाई थी स्पिरिट वुल्फ पर भेज दी। स्पिरिट वुल्फ पहले से ही गहरी नींद में था, शायद वह काफी देर तक नहीं जागेगा। जब तक ये जिंदा है, मो फैन ने आह भरी। लगता है जानवर का शुद्धिकरण रक्त पाने की कोई उम्मीद नहीं है, इस हालत में ये लड़ नहीं पाएगा। इस बार स्पिरिट वुल्फ को जो घाव लगा था वह बहुत गहरा था, उसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। इस मामले में मो फैन केवल जानवर लड़ाई प्रतियोगिता को छोड़ सकता था। अल्पविराम। स्वागत समारोह का दिन आ ही गया। ये निश्चित रूप से एजियोर कैंपस का सबसे भव्य आयोजन था। स्कूल में कुछ समय से पढ़ रहे पुराने छात्र नए छात्रों को शर्मिंदा होते देखने का यह मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। कई नए छात्र अब भी मानते थे कि उनकी ताकत बाकियों से अलग है और वे एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि एक छलांग लगाकर पूरे स्कूल का केंद्र बिंदु बन सकें। शायद यहाँ के सभी छात्र अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। हालांकि पर्ल इंस्टीट्यूट में वे आसानी से जादू के महारथियों के बीच डूब जाते थे। क्या तुम लोगों ने 7 समन करने वाले छात्रों के समन किए गए जानवरों के बारे में पूछा? कैफेटेरिया के अंदर 4-5 लड़के एक साथ बैठे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरे देश के किसी बड़े मुद्दे पर गुप्त रूप से चर्चा कर रहे हों। मैंने चारों ओर पूछताछ की है। हाय दाफू नाम के आदमी के पास एक सफेद कवच वाला युद्ध कोकून है, उसकी युद्ध क्षमता किसी भी वयस्क जादुई जानवर के सामने कम नहीं पड़ेगी। झेंग बिंगजियाओ के पास एक चट्टानी दानव सैनिक है, यह एक बुलाया हुआ जानवर है जिसकी रक्षा और शक्ति अपेक्षाकृत मजबूत है। और फिर एक अस्थि शव दानव है। एक बहुत उत्साहित आदमी ने जल्दी से जवाब दिया। हड्डी लाश दानव। इस तरह की चीज को भड़काना कोई बुरी बात नहीं है, एक आदमी लगभग चिल्लाया। अगर आप इसे भड़काना नहीं चाहते तो मत भड़काए। बहरहाल अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं है, चर्चा की अगुवाई कर रहे लड़के ने कहा। और एक और समन छात्र है जिसका नाम मो फैन है। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि उसके पास किस तरह का समन बीस्ट है। संयोग से वह बाकी 6 लोगों के साथ एक ही कमरे में नहीं है, उत्साहित लड़के ने कहा। कोई बात नहीं, हम बस कोई आसान रास्ता खोज लेंगे। जो भी व्यक्ति या टीम बुलाए गए जानवरों में से किसी एक को हरा देगी, उसे स्कूल से एक बड़ा इनाम मिलेगा। हाँ, वरना हम दुश्मन के बारे में खुफिया जानकारी पाने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठाते। इनाम ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे ली जुनवेई को परवाह है। असल में वो लाइटनिंग बच्चा है जिसने मेरे किन जियाओमियान के बारे में मुझसे लड़ने की हिम्मत की। ओह ली जुनवेई, तुम्हें तो बस ऐसी ही सौम्य और आज्ञाकारी लड़की पसंद है। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं, मुझे म्यू नुजियाओ पसंद है। अरे म्यू नुजियाओ किसे पसंद नहीं? क्या तुम्हें पता है कि पहले दिन उसे देखकर कितने लोगों की नाक से खून बहने लगा था? हाँ, वह एक सर्वोच्च देवी है। दिन का सबसे चर्चित विषय स्वाभाविक रूप से दोपहर में होने वाली बीस्ट कॉम्बैट प्रतियोगिता थी। पिछले कुछ वर्षों में पर्ल इंस्टीट्यूट एजियोर कैंपस में ये सबसे महत्वपूर्ण आयोजन रहा है। परिसर के हर कोने में बुलाए गए जानवरों वाले बैनर लगे हुए थे। इसके अलावा ऐसी अफवाहें भी थीं कि कॉमन्स के प्रवेश द्वारों की दीवारों पर उन खिलाड़ियों के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे जिन्होंने पिछली प्रतियोगिताओं में अद्भुत प्रदर्शन किया था। ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। मो फैन ने सुबह सुबह सबसे पहले अपने रूप रंग और कपड़ों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसे उन खूबसूरत महिलाओं के सामने सबसे अच्छा दिखना था। एक अलग नजरिए से देखें तो इस बार भी समरन छात्र ही प्रतियोगिता का केंद्र बिंदु थे। उसका स्पिरिट वुल्फ अभी भी सो रहा था, इसलिए मो फैन को लगा कि अब उसका कोई काम नहीं है।
पहले तो ये उसके लिए पूरे स्कूल के सामने अपनी प्रतिभा और खूबसूरती दिखाने का मौका था, लेकिन अब वो सिर्फ अपनी अविश्वसनीय खूबसूरती ही दिखा सकता था। भाई मो फैन, चूंकि हम एक ही छात्रावास में रहते हैं तो आपको मुझे अपने बुलाए गए जानवर के बारे में कुछ बताना चाहिए। हमें काम करने के लिए कुछ दीजिए। उसके छात्रावास के साथी झांग पिंगू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, यह एक स्पिरिट वुल्फ है, मो फैन ने सीधे जवाब दिया। उसके बगल में झाओ मन्यान भी अपनी तैयारी कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर आश्चर्य से कहा, प्राथमिक समनकर्ताओं के लिए स्पिरिट वुल्फ सबसे पसंदीदा जानवर है। इसके अलावा उसकी युद्ध क्षमता मिनियन स्तर के जादुई जानवर से भी थोड़ी ज्यादा है। तो यह एक आत्मा भेड़िया है। मुझे लगता है कि हम आपके खिलाफ नहीं जीत पाएंगे, भले ही पूरा छात्रावास एक समूह में आ जाए, झांग पिंगू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हे, हर किसी की कुशलता का आकलन करने के लिए अपने मानक का उपयोग मत करो। छात्रावास में सबसे आखिर में पहुंचने वाले सुलोंग ने उपहास के भाव से कहा। मो फैन के छात्रावास में कुल 5 लोग थे और जिसके साथ उसकी सबसे अच्छी बनती थी वह था झाओ मन्यान, जिसका बिस्तर उसके सामने था। झांग पिंगू बहुत बेशर्म आदमी था। वह किसी से बहस नहीं करता था और किसी से भी मजाक कर सकता था। सुलोंग आखिरी व्यक्ति था जो आया। वह आदमी अपने आप में मगन लग रहा था। शुरुआत में जब झांग पिंगू ने उसका स्वागत करने की कोशिश की तो उसे ठंडी नजरों से घूरा गया, जिससे वह डरकर चला गया। बाकी 2 मो फैन को अभी भी उनके नाम याद नहीं आ रहे थे। खैर, स्कूल के पहले दिन से ही वे अपने अपने काम में लगे हुए थे। वे अपेक्षाकृत शांत थे और दूसरों से बात करने की कोशिश भी नहीं करते थे। सिर्फ झांग पिंगू ही उन दोनों से अपेक्षाकृत परिचित था। मो फैन और झाओ मन्यान ऐसे पेश आ रहे थे जैसे उनका कोई वजूद ही न हो। शुभकामनाएं, झाओ मन्यान ने खुद को साफ करने के बाद जाने से पहले मो फैन के कंधे पर थपथपाया। मो फैन इस दुखद स्वागत प्रतियोगिता का चुपचाप इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एजोर बैटलग्राउंड्स में पहुंचने के बाद मो फैन और उसके छात्रावास के साथी अलग हो गए। इस बार प्रतियोगिता के मुख्य पात्र समरण छात्र थे। स्वाभाविक था कि उन्हें तैयारी के लिए मंच के पीछे जाना पड़ा। एजोर बैटलग्राउंड एक विशाल इमारत थी। इसके अंदर एक जगह थी जो किसी फुटबॉल मैदान से थोड़ी बड़ी थी। आमतौर पर यह स्थान एक भव्य अखाड़ा होता था, लेकिन आज यह अखाड़ा पहले से ही एक विशाल पिंजरे में बदल चुका था, जिसे जानवर युद्ध पिंजरा कहा जाता है। बीस्ट बैटल केज के चारों ओर सीढ़ियों के आकार की चटाई बिछी हुई थी। ये चटाइयां बड़े करीने से और पास पास रखी हुई थीं। उनका अनुमान था कि 10,000 लोगों को बिठाना कोई समस्या नहीं होगी। शायद पर्ल इंस्टीट्यूट ही इतने बड़े आकार का युद्ध क्षेत्र बना सकता था। छात्र लगातार इमारत में आते रहे। दोपहर के भोजन के तुरंत बाद ही कतारें लगनी शुरू हो गईं। लोगों की भीड़ ने इमारत के भव्य माहौल में खलल डालना शुरू कर दिया था। दोपहर 3 बजे के बाद पूरी बिल्डिंग छात्राओं से भर गई। चेहरे जोश से भरे और खूबसूरत गोरी जांघें जवानी से भरी हुई। किसी कॉन्सर्ट या स्कूल के अलावा इतनी बड़ी संख्या में युवतियों का समूह और कहाँ देखने को मिलता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मुझे घबराहट हो रही है, यांग यी ने मंच के पीछे से कहा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। जैसे ही उसने अखाड़े में देखा, वहां अनगिनत चेहरे थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वह तो अखाड़े का एक हिस्सा ही था। ये देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वह अखाड़े के बीचों बीच होता और चारों तरफ से अनगिनत आंखें उसे घूर रही होती, तो वह इतना घबरा जाता कि भूल जाता कि उसने कौन सा तत्व पढ़ा था। कोई बात नहीं, मुझे ऐसी परिस्थितियां पसंद हैं। आज कॉमन एरिया में, कैफेटेरिया में, यहाँ तक कि अखाड़े के रास्ते में भी मैंने लोगों को हमारे बुलाए गए जानवरों के बारे में बातें करते सुना। उनमें से कुछ तो ये भी कह रहे थे कि कैसे वे हमारे बुलाए गए जानवरों का यूं ही सफाया कर देंगे। मैं हंस पड़ा। मेरा व्हाइट आर्मर बैटल कोकून एक उन्हें पूर्ण विनाश की परिभाषा बताएगा। हाय दाफू वाकई उत्साहित था। झेंग बिंगजियाओ हमेशा की तरह शांत भाव से किनारे पर खड़ा था। बाकी 3 लोगों की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। हालांकि उनकी आंखों में कभी कभार झलकती आत्मविश्वास की चमक से मो फैन बता सकता था कि वे इस बीस्ट बैटल कंपटीशन को लेकर वाकई बेहद उत्साहित थे। पर्ल इंस्टीट्यूट ने देश भर की प्रतियोगिताओं में से सबसे बेहतरीन जादूगरों को चुना। अगर वे इस तरह की जगह पर अपनी अलग पहचान बना पाए तो क्या ये खुद को साबित करने के लिए काफी नहीं होगा? कौन नहीं चाहता था कि उसकी पहचान उसके साहस के लिए हो? कौन नहीं चाहता था कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उसकी शान शौकत का आनंद लिया जाए?
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, 10,000 लोगों के सामने भाषण देने वाले पहले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से डीन जियाओ थे। भाषण देने से पहले मैं सभी से एक बात की पुष्टि करना चाहता हूं। यदि आप एक जादूगर बनना चाहते हैं जो समाज में प्रतिष्ठित होना चाहता है, उच्च वेतन प्राप्त करना चाहता है और उच्च गुणवत्ता वाला जीवन जीना चाहता है, तो प्रभारी व्यक्ति के रूप में मैं आपको ये बताने के लिए बाध्य हूं कि आप गलत जगह पर आए हैं। पर्ल इंस्टीट्यूट से स्नातक होने वाले जादूगरों में दुनिया बदलने की ताकत जरूर होती है। वे मानवता की रक्षा करने वाले नायक हैं। अगर आप में से कोई भी पूर्वगामी का अनुसरण करता है, तो हम आपको अभी पर्ल इंस्टीट्यूट का प्रमाण पत्र और एक अनुशंसा पत्र देंगे और आप उस तरह की जीवन शैली जी सकेंगे। कृपया हमारे पर्ल इंस्टीट्यूट के अनमोल स्थान, धन और प्रतिष्ठा को न छीनें। हमारे पास इन चीजों की कमी नहीं है, बस एक शाश्वत हृदय की कमी है जो परम जादू की खोज में लगा रहता है। मो फैन मंच के पीछे खड़े थे, जहां डीन जियो अपना भाषण दे रहे थे, उससे ज्यादा दूर नहीं। उसने डीन जियाओ की बात पर सभी की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा। हर एक की आंखों में कुछ चमक थी। ये शब्द काफी प्रभावशाली थे। ऐसे जमाने में जब हर कोई प्रतिष्ठा और धन दौलत की तलाश में था, डीन ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि पर्ल इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मिलने पर उन्हें ये सब मिल जाएगा। लेकिन जिन जादू के छात्रों को इस राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित जादू संस्थान में दाखिला मिला था, क्या वे सचमुच सिर्फ यही चीजें चाहते थे? सर्वोच्च जादू के सामने सारी प्रसिद्धि और लाभ तैरते बादलों की तरह थे।